नॉवल स्टार्ट होता है पैट्रिक ल्यूइस की बॉयहुड लाइफ से और फिर ये ग्रो करता है अपने साइलेंट फादर के साथ जिसका नाम हेजन है। इनके हेजन का बेसिकली एज ए फादर कोई इतना खास रोल नहीं है, बस वो उसका बाप है, उसको कुछ भी नहीं सिखाता, कोई लेजेंडरी कोई ऐसी बात नहीं है और कोई थ्योरी नहीं है, कोई बेस नहीं है, बस वो उसका वालिद है। और पैट्रिक ल्यूइस जो है अपनी लाइफ को खुद मैन्यूवर करता है। पैट्रिक की तबीयत ऐसी है कि ये किसी को जज नहीं करता, बस देखता है चीजों को और दूर से साइलेंटली चीजों को ऑब्जर्व करता है। और जैसे जैसे ये बड़ा हो रहा है तो ये अपने स्मॉल टाइम को छोड़ के, छोटे जो कस्बे जिसमें ये रहते हैं उसको छोड़ के टोरंटो चला जाता है और वहां पे ये एक सर्चर बन जाता है, एक एजेंट जो लोगों को तलाश करता है। सो वहां पे एक मिलेनियर हैं एम्ब्रोज स्मॉल, वो किडनैप हो गए हैं अपेरेंटली, या गुम हैं या गायब हैं या मिसिंग हैं, तो ये उनको तलाश करता है। तो जब ये एम्ब्रोज स्मॉल को तलाश कर रहा होता है तो उसकी जो वाइफ है क्लारा, उसके साथ इसको मोहब्बत हो जाती है। और फिर उसके बाद क्लारा के साथ एक और उसकी एक फ्रेंड होती है एलिस, उसके साथ इसको मोहब्बत हो जाती है और इनका आपस में एक ताल्लुक बन जाता है। सो इसी तरह इसकी जिंदगी जो है वो इन दो खवातीन को मिलने के बाद तब्दील होती है। और जब ये अपनी सर्चर की जॉब छोड़ देता है तो फिर ये दोबारा शहर में मुश्किल एक मजदूरी का काम करने लग जाता है, हार्ड लेबर का काम करने लग जाता है, जैसे कि पहले ये गांव में किया करता था। और फिर इसके जो कनेक्शन और इसके जो राब्ते हैं वो मैसेडोनियन इमिग्रेंट्स के साथ बन जाते हैं जो इसके साथ मजदूरी करते हैं। तो एक वर्किंग क्लास नेबरहुड है जहां पे ये रहता है और वहां पे मैसेडोनिया से आए हुए जो लोग हैं जो हिजरत करके आए हैं उनके साथ ये काम करता है। मैसेडोनिया या नॉर्थ मैसेडोनिया जो प्रेजेंट डे ग्रीस है, ग्रीस का एक मेजर पार्ट है मैसेडोनिया और लार्जेस्ट सेकंड मोस्ट पॉपुलस जियोग्राफिक एरिया है ग्रीस के अंदर। ऐसा नहीं है कि ये एक माइंडलेस बंदा है या पैशनलेस है, मतलब कि ये जहन भी रखता है, सोच भी रखता है और उसके अपने पैशंस भी हैं, एस्पिरेशंस हैं, इसके अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं। लेकिन इसकी जो लाइफ है वो एक सिंगल स्टोरी है, एक बड़ी एक तस्वीर है, उस तस्वीर का एक हिस्सा है इसकी एक जिंदगी, और जो बहुत सी छोटी छोटी चीजों को मिला के बनी हुई है। तो वो तमाम बड़ी चीजें मिलाएं तो वो जो एक बड़ी पिक्चर या एक पेंटिंग बनती है उसका एक हिस्सा है पैट्रिक ल्यूइस। और ये जो एक ड्रीम लाइक पोस्ट मॉडर्न नॉवल है इन द स्किन ऑफ अ लायन, तो उसके लिए ये प्रोटैगनिस्ट एक आइडियल सिचुएशन है, ये एक आइडियल कैरेक्टर है जिसकी अपनी स्टोरीज हैं, उसके अपने इमेजेस हैं, पैशंस हैं उसके, और वो थ्रू जो सारी कहानी के अंदर ये पैशन, स्टोरीज और इमेजेस जो हैं थ्रू पैट्रिक ल्यूइस रिफ्लेक्ट किए गए हैं, जिसमें हम इसकी डिजायर्स को भी देखते हैं और उसकी लॉयलिटीज को भी देखते हैं। इसकी नीड्स क्या हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इसकी वांट्स और लॉन्गिंग्स क्या हैं, और इसकी डिवोशंस क्या हैं, रिलायबिलिटीज और फिडिलिटीज क्या है, इसकी फेथफुलनेस क्या है। इसका सबसे बड़ा जो पैशन बन जाता है वो बन जाता है कि जो एलिस इस कहानी में मर जाती है, इसने उसका बदला लेना है और उसके लिए ये एक होटल को बम लगा के उड़ा देता है। और फिर एलिस की जो बेटी है हाना, उसको ये अडॉप्ट कर लेता है और उसको बेटी की तरह रखता है अपने साथ और उसके साथ एक फादरली फिगर के तौर पे रहता है। तो पैट्रिक ल्यूइस के कैरेक्टर को हम कुछ हेडिंग्स में देखते हैं। तो पहली जो हेडिंग है वो है बैकग्राउंड एंड ओरिजिन्स। रूरल ओरिजिन का है ये, बेसिकली एक रूरल बैकग्राउंड से इसका ताल्लुक है, जो कि नॉर्दर्न ओंटारियो में जो लोग लकड़ियों का काम करते हैं, लॉग्स, लकड़ियों के तख्ते बनाते हैं और उठाते हैं, उनमें ये काम करता है और मजदूरी करता है। फिर ये जो वाइल्डरनेस है, वो जो एक कस्बे की जिंदगी है जिसमें नेचर के करीब है, उससे इसकी ट्रांजिशन होती है अर्बन लैंडस्केप की तरफ और ये टोरंटो चला जाता है और वहां पे इसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है और तब्दीली आती है। तो उसका जो ऑक्यूपेशन और ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें पहले ये डायनामाइटर बनता है। तो पैट्रिक जो है अपनी जर्नी स्टार्ट करता है सिटी में एज ए डायनामाइटर, क्योंकि टोरंटो सिटी में आबादी बढ़ रही है इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, और वो जो आबादी बढ़ रही है उससे कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो रही है। तो उससे ये वो एक पहाड़ी इलाका है सारा और वहां पे डायनामाइट से पहाड़ों को उड़ाते हैं और नहरों के लिए और पुलों के लिए रास्ते बनाते हैं। तो ये डायनामाइट पे काम करता है, जिसमें टनल्स पे काम होता है और ब्रिजेस में काम होते हैं। तो फिजिकली डिमांडिंग है इसका प्रोफेशन और खतरनाक भी है, डेंजरस है। और ये रिफ्लेक्ट करता है कि उस वक्त जो टोरंटो में कंस्ट्रक्शन का एक बूम आया हुआ था, तो वहां पे मजदूरों के कितने मसाइल थे और कितनी हार्श किस्म की रियलिटीज थी, जिसमें सेफ्टीज भी नहीं थी और उनकी जान को खतरा था और वो किन हालात में काम कर रहे थे। और इसकी लाइफ में एक एवोल्यूशन हुआ है कि ये नॉवल जिस तरह प्रोग्रेस करता है, तो पैट्रिक जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन है, प्रोफेशनली भी ग्रो कर रहा है और पर्सनली भी ग्रो कर रहा है, और ये डिफरेंट किस्म के सिटी लाइफ के एस्पेक्ट्स में इन्वॉल्व हो जाता है, जहां पे ये एक्सप्लोसिव पे काम करता है। और फिर क्लारा डिकन्स की इसमें एक इन्वॉल्वमेंट आ जाती है और ये लेबर मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट करता है, जो मजदूरों के लिए एक तहरीक चलती है। पैट्रिक ल्यूइस एक क्वाइट ऑब्जर्वर है और नैरेटर है, बिल्कुल खामोशी से बातें सुनता है, जजमेंटल नहीं है ये।
और इसकी नेचर एक ऑब्जर्वेशनल नेचर है। थ्रू आउट इसका रोल एक पैसिव ऑब्जर्वर का रहा है और ये तमाम चीजें, तमाम इवेंट्स और लोग, जो कुछ इसके आसपास हो रहा है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जज़ब कर लेता है अपने अंदर। और इसकी ये जो क्वालिटी है ये कंट्रीब्यूट करती है जो नॉवल का स्टाइल है, नैरेटिव स्टाइल, कि पैट्रिस का जो पर्सपेक्टिव है वो सर्व करता है कि ये एक फोकल बनता है, मेन ये कैरेक्टर है जो कि एक्सप्लोर कर रहा है अदर कैरेक्टर्स की लाइफ्स को। इसका जो रोमांटिक रिलेशनशिप है क्लारा डिकन्स के साथ, वो नॉवल का एक सेंट्रल एलिमेंट है। और क्लारा डिकन्स जो है फिर उसके साथ ये मिलकर उसको एम्ब्रोस स्मॉल को तलाश करते हैं। एम्ब्रोस स्मॉल क्लारा डिकन्स का हस्बैंड है और ये एक मिलेनियर है। क्लारा का पास्ट जो है वो मिस्टीरियस है और राउडी किस्म का है, वाइल्ड है, जिसमें एक फेस्टिव सी लाइफ उसने गुजारी हुई है। और वो उसके जो रोमांसेस हैं वो सिग्निफिकेंट ड्राइविंग फोर्स बने हुए हैं जिन्होंने पैट्रिक की लाइफ को भी इन्फ्लुएंस किया है। तो इसमें हमें लव की, पैशन की एक थीम नजर आती है और एक इन कैरेक्टर्स के अंदर हमें एक एलिमेंट ऑफ लॉस भी नजर आता है कि ये एक दूसरे के साथ हो के भी एक दूसरे के हो नहीं सकते। एलिस गुल या एलिस गल एक कैरेक्टर हैं जो कि हॉस्पिटल पे एक नर्स हैं, जो कि पैट्रिक का एक कोई छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है और ये हॉस्पिटल में उसको ट्रीट करती हैं। ये कैरेक्टर स्टोरी में एक और लेयर को ऐड करता है और एलिस भी जो है वो एक सॉलेस का, कंफर्ट का और स्टेबिलिटी का एक सोर्स बन जाती है पैट्रिक के लिए। और ये रोल हमें रिफ्लेक्ट करता है कि किस तरह पर्सनल रिलेशनशिप जो है पैट्रिक का वो इमोशनली और साइकोलॉजिकली वेलबींग की तरफ जाता है। ये वैसे लड़कियों की तरफ से इसकी जिंदगी जो है ना बड़ी रिच रही है, मीन्स कि एक के बाद एक लाइफ लड़की इसकी लाइफ में आ रही है, ये खातून आ रही है। पैट्रिक लीविस का इमिग्रेंट एक्सपीरियंस भी है। खुद तो ये एक इमिग्रेंट नहीं है, लेकिन इसकी जो जर्नी है वो हमें किससे सुनाती है और हमें एक एक्सपीरियंस देती है इमिग्रेशन का। क्योंकि ये रूरल वाइल्डनेस से एक शहरी आबादी की तरफ, एक बस्लिंग सिटी की तरफ जाता है, जिसमें डिस्प्लेसमेंट है, आइडेंटिटी का एक प्रोसेस है, और जो ये चैलेंजेस फेस करता है नए एनवायरनमेंट में जाके और किस तरह अपनी लाइफ को नेविगेट करता है, एलिमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एलिमेंट ऑफ माइग्रेशन इसकी जिंदगी में भी इस तरह रिफ्लेक्ट होता है। और फिर ये मैसेडोनियन इमिग्रेंट्स जो हैं उनके साथ रहता है और फिर एक मुश्किल जो हार्ड लेबर की ये जिंदगी गुजार रहा है, जिससे पता लगता है कि मजदूर कितनी मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हैं। तो वो सारा एक इमिग्रेंट एक्सपीरियंस की एक पिक्चर रिफ्लेक्ट करते हैं। इसकी लाइफ में एक पार्टिसिपेशन इन हिस्टोरिकल इवेंट्स भी है, क्योंकि इसने लेबर मूवमेंट में अपना पार्ट प्ले किया है। तो पैट्रिक जो है लेबर मूवमेंट में इन्वॉल्व रहा है और इसकी जो एसोसिएशंस थी निकोलस टेमिलकॉफ के साथ, ये कैरेक्टर आगे हम डिस्कस करेंगे, वो पार्टिसिपेशन रिफ्लेक्ट करती है कि किस तरह सोशल और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में जो उस टाइम का था इसकी पार्टिसिपेशन रही है और उसने किस तरह स्ट्रगल किया है और वर्किंग क्लास के लिए किस तरह इसने अपनी रिप्रेजेंटेशन दी है और इंसाफ के लिए ये लड़ा है और क्वेस्ट फॉर द जस्टिस के लिए ये लोग एफर्ट करते रहे। पैट्रिक लीविस की आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटीज भी जो हैं वो निकोलस का इन्फ्लुएंस है इसकी लाइफ के ऊपर। तो इसका जितना भी पैट्रिक का इंटरेक्शन रहा है निकोलस टेमिलकॉफ के साथ, वो एक्सपोज करता है, हमें बताता है कि एक आर्ट और कल्चर की दुनिया के साथ इसका तारुफ जो है वो निकोलस के थ्रू हुआ है। और निकोलस एक मेंटोर फिगर बन गया इसके लिए गाइडिंग और एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव है जिसने इसको सिखाया है। और पैट्रिक को डिफरेंट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशंस और एक आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटीज उसकी जिंदगी में जो आई हैं, ये एलिमेंट, ये टच ऑफ आर्ट जो इसकी जिंदगी में है वो बिकॉज ऑफ निकोलस है। सो समरली हम ये कह सकते हैं कि पैट्रिक लीविस जो है इसने अपने कैरेक्टर को इवॉल्व किया है और इसकी जर्नी जो है थ्रू आउट द नॉवल एक व्हीकल की तरह है जो एक्सप्लोर कर रही है डिफरेंट थीम्स, जिनमें प्यार भी है, जिसमें शनाख्त, आइडेंटिटी का एक एलिमेंट है, सोशल और हिस्टोरिकल लैंडस्केप है 20th सेंचुरी टोरंटो का, जिसमें उसकी जो खामोशी है वो उसकी स्ट्रेंथ है, उसकी रेजिलियंस है, बर्दाश्त है उसकी, और जो उसके पर्सनल रिलेशनशिप हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नॉवल के नैरेटिव को रिच बना रहे हैं, वो मजीद इफेक्टिव कर रहे हैं उसको। आवर नेक्स्ट कैरेक्टर इज एलिस गुल या गल। हम इसको वैसे अपने पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में गुल ही कहते हैं। ये पैट्रिक की फर्स्ट लवर है टोरंटो में, उसकी फ्रेंड है ये, यानी कि ये क्लारा डिकन्स की फ्रेंड है। पैट्रिक और एलिस जो हैं जब क्लारा शहर को छोड़ के चली जाती है तो बहुत सालों बाद ये दोबारा मिलते हैं। तो ये एक प्ले में मिलते हैं, एक ड्रामा है, कोई एक प्ले जो एक्ट हो रहा है और उसमें एलिस एक्टिंग कर रही है। एलिस बेसिकली उसका प्रोफेशन है एक्टिंग, या वो शोबिस के साथ कनेक्टेड है। तो बेसिकली वो जो मैसेडोनियन इमिग्रेंट्स हैं उन्होंने पैट्रिक लुइस को इनवाइट किया है कि एक प्ले है वो देखने जाते हैं, और जब वो उस प्ले में जाते हैं तो वहां पे एलिस एक्टिंग कर रही है और इस एलिस से इसका पहले ताल्लुक रहा है, तो वहां पे ये बहुत सालों के बाद दोबारा मिलते हैं। पैट्रिस फिर एलिस के साथ रहने लग जाता है और वहां पे एलिस और पैट्रिक के साथ उनकी एक 9 साल की बेटी भी रह रही होती है उसी मैसेडोनियन इमिग्रेंट कम्युनिटी में। और
पैट्रिक बताता है कि एलिस बेसिकली पहले एक नन थी जो कहीं सैर करने के लिए गई हुई थी और एक स्ट्रीट ब्रिज बन रहा था ब्लूर में, तो वहां पे जब ये सैर के लिए गए थे तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो ये वहां से गिरी थी और हवा में ही इसने पैट्रिक लुइस ने, चूंकि ये वहां पे लेबर का काम कर रहा था, तो इसने उसकी जिंदगी बचाई थी। एलिस जो है इसका एक बहुत फरोशियस किस्म का और बहुत गुस्से वाला एक वेहमेंट मार्क्सिस्ट एटीट्यूड है, यानी कि ओवरऑल ये बिलीव करती है कलेक्टिवनेस पे, कम्युनलिस्ट किस्म की एक इसकी एक्टिविटी है जिसमें मतलब एंटी कैपिटलिस्ट हम इसको कह सकते हैं, रिच और रूलिंग क्लास के ये खिलाफ है। और ये पैट्रिक को कन्विंस करती है कि वो उसको ज्वाइन करे लेबर मूवमेंट में। और पैट्रिक चूंकि इसको प्यार करता है तो उसकी तमाम फिलॉसफीज और वो जो फलसफे चाटती रहती है, गरीब और अमीर के दरमियान जो उसके अंदर एक क्लैश चल रहा है, पुअर और रिच के दरमियान जितनी भी उसकी डिस्कशन है उसको ये बड़े गौर से सुनता है। लेकिन बदकिस्मती से एलिस एक रॉन्ग सूटकेस को पिक कर लेती है किसी इवेंट पे जिसके अंदर एक डेटोनेटर लगा होता है, वो ब्लास्ट होता है और एलिस जो है वो मर जाती है ड्यूरिंग अ स्ट्रीट डेमोन्स्ट्रेशन। कोई एहतजाज चल रहा है तो वहां पे एक सूटकेस गलती से ये उठा लेती है और वो फट जाता है और वहां पे इसकी मौत हो जाती है। सो पैट्रिक जो है अब इसका बदला लेना चाह रहा है और इसकी लाइफ में भी ये मोटिव बन गया कि इसने एलिस की मौत का बदला लेना है। एलिस के कैरेक्टर को हम कुछ हेडिंग्स में देखते हैं तो इसका जो बैकग्राउंड एंड प्रोफेशन है तो इसका एक नर्सिंग प्रोफेशन है और एक नर्स के तौर पे हॉस्पिटल में काम करती है, जहां पे इसने पैट्रिक एक एक्सीडेंट हुआ था तो पैट्रिक की ट्रीटमेंट की थी। बेसिकली वही जो पुल से गिरने का एक्सीडेंट है उसमें पैट्रिक जख्मी हो गया था, ये वो तो बच गई थी तो फिर इसने इसकी ट्रीटमेंट की। तो वहां से एक नॉवल में एक क्रूशल रोल प्ले करता है इसका प्रोफेशन की, इस प्रोफेशन की वजह से ये दोनों आपस में करीब हो गए थे। और एक जो ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट है हेल्थ केयर सिस्टम का और जो पेशेंट्स के साथ एक्सपीरियंसेस होते हैं वो कनेक्ट करता है नॉवल 20th सेंचुरी पोस्टमॉडर्निज्म। इमोशनल स्टेबिलिटी एंड कंपैशन, बहुत ही स्टेडफास्टनेस है इसके कैरेक्टर में और बहुत ही सपोर्टिव कैरेक्टर है एलिस का। Steadfast means persistent, committed, dedicated, firm. So एलिस को एज ए steadfast और एक supportive presence दिखाया गया है पैट्रिक की जिंदगी में। और तमाम जो परेशानियां हैं, तमाम जो मसले हैं, उनमें इनका जो रिलेशनशिप है क्लारा डिकन्स के साथ, उसमें एलिस जो है वो एक इमोशनल स्टेबिलिटी और एक कंपैशन प्रोवाइड करती है पैट्रिक लुइस को। और इसकी जो नर्चरिंग क्वालिटीज हैं, क्योंकि ये नर्स के तौर पे एक्ट कर रही है, तो वो एक सोर्स ऑफ कंफर्ट बन जाती हैं, एक सुकून का बायस बनती हैं पैट्रिक की जिंदगी में। तो उसकी जिंदगी में वैसे ही सुकून नहीं है, मुश्किल मजदूरों की भी जिंदगी गुजार रहा है, इमिग्रेंट का एक्सपीरियंस भी है उसका, अपना इलाका छोड़ के दूसरे इलाके में आया हुआ है, तो वहां पे इसको जो सुकून मिलता है वो एलिस में मिलता है। सो पैट्रिक की लाइफ पे इसका एक बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट है क्योंकि इट सोलिसिस और हीलिंग एक है, मींस एक कंफर्ट और एक रिहेबिलिटेशन का एलिमेंट है एलिस के कैरेक्टर में। वो जितना उसका ख्याल रखती है और जितनी उसको अटेंशन देती है ड्यूरिंग द रिकवरी फेज, जिसमें वो फिजिकली और इमोशनली जितना डैमेज हुआ होता है उसकी रिकवरी होती है, तो एलिस का कैरेक्टर जो है बेसिकली काउंटर बैलेंस कर रहा है जो जितने भी पैट्रिक की लाइफ में एक tumultuous किस्म के, एक अनब्रिडल्ड और एक राउडी और एक वाइल्ड किस्म के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें एक बैलेंसिंग फैक्टर है। क्वाइट स्ट्रेंथ एंड इंडिपेंडेंस, एक रेजिलियंस है। एलिस थ्रू आउट दी स्टोरी एक क्वाइट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है और एग्जिबिट करती है रेजिलियंस, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी है और ये चैलेंजेस को बर्दाश्त कर सकती है, भले वो पर्सनल हो या भले वो प्रोफेशनल नेचर के हो। और एक सेंस ऑफ इनर फोर्टिट्यूड है इसके अंदर, इसके कैरेक्टर के अंदर करेज है, स्ट्रेंथ है, एक ग्रिट है, स्टेमिना है। और तमाम परेशानियों में, तमाम मुसीबतों में और तमाम ऑब्स्टेकल्स में जो कि ये फेस कर रही है, फिर भी ये डिटरमिन्ड है और अपनी ड्यूटी जो है एज ए नर्स वो निभा रही है। थीम्स ऑफ लव एंड इंटीमेसी, सो प्यार भी है और फेमिलियरिटी भी है, क्लोजनेस है, एक अंडरस्टैंडिंग है। एलिस का जो पैट्रिक के साथ रिलेशनशिप है उसमें हम एक्सप्लोर करते हैं कि एक फ्रेंडलीनेस और एक मोहब्बत और एक प्यार का एलिमेंट है और इनका जो आपस में कनेक्शन है ऑनडार्की ने एक्सप्लोर किया है कि उसमें कितनी इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जो कि ह्यूमन रिलेशनशिप के अंदर होती हैं और इंडिविजुअल लाइफ्स में पर्सनल कनेक्शंस किस तरह इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। ऑनडार्की ने हमें ये चीज दिखाई है। तो समरीली हम ये कह सकते हैं कि एलिस बुल का कैरेक्टर एक मल्टीफेसेटेड कैरेक्टर है जो कि ऑनडार्की की राइटिंग स्टाइल का एक फीचर भी है कि इसके कैरेक्टर्स के अंदर डिफरेंट किस्म की साइट्स होती हैं, इनसाइट्स होती हैं, जो कि हमने उनकी इंट्रोडक्टरी वीडियो में पढ़ा भी है। सो इन द स्किन ऑफ अ लायन में इनका जो नर्स का रोल है उसका एक मिस्टीरियस पास्ट है और उसका जो पैट्रिक लुइस के साथ एक रिलेशनशिप है जो नॉवल में लव, आइडेंटिटी और एक इंटरसेक्शन ऑफ पर्सनल और हिस्टोरिकल नैरेटिव को एक्सप्लोर करता है। और इसका जो कैरेक्टर है वो हमें सेंस ऑफ स्टेबिलिटी, सेंस ऑफ कंपैशन, एक नॉवल के डिफरेंट किस्म के जो इवेंट्स हैं जिनमें प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, एक अनस्टेबिलिटी चल रही है, लेकिन उसमें ये कैरेक्टर पैट्रिक लुइस की जिंदगी में एलिमेंट ऑफ स्टेबिलिटी है।
नेक्स्ट कैरेक्टर इज निकोलस टेमलकॉफ। ये एक मैसेडोनियन इमिग्रेंट है जो टोरंटो में रह रहा है और कंस्ट्रक्शन के दौरान हवा में लटकते हुए इसकी पहली मुलाकात होती है पैट्रिक लुइस के साथ। और जो उधर लोग जितने भी काम कर रहे हैं, जो लेबर है, उनमें ये सबसे ज्यादा रिस्क लेने वाला बंदा है जो कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहा है। और ये इतने मुश्किल काम कर रहे थे जिसमें लटक के काम करना है और हवा में रस्सी की मदद से जो काम कोई भी मजदूर नहीं कर सकता वो काम ये कर लेता है। और इसकी लेबर का मैक्सिमम टाइम जो है उसमें ये ज्यादातर इंग्लिश तो नहीं बोलता, लेकिन इंग्लिश की फ्रेजेस जो है उनको ये बोलने की बस कोशिश करता रहता है। और लंबे लंबे इसने बूट पहने हुए हैं और खुद को बस रस्सी के साथ अटैच करके ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो बड़ी बड़ी क्रेन्स हैं उनके साथ बस हैंग करता रहता है पुलों में, पानी के ऊपर। इसका मैक्सिमम काम ये जो नट बोल्ट्स के साथ काम कर रहा होता है और अपनी जो लेबर का काम कर रहा है उसमें मैक्सिमम ये टाइम हैंगिंग में गुजार देता है। निकोलस काम कर रहा है एक पुल के ऊपर जो कि आधा बना है, तो वहां पे एलिस एज ए नन आती है सैर के लिए और धुंध होती है, फॉग होती है और उसमें ये गिर जाती है पुल से और ये हवा में ही एलिस को पकड़ लेता है और वहां पे इसका जो शोल्डर है वो डिसलोकेट हो जाता है। लेकिन ये बहुत हिम्मत करता है और ये उसको भी बचा लेता है और खुद को भी बचा लेता है। और लेटर पार्ट ऑफ द नॉवल में पता लगता है कि ये इंग्लिश सीखने में कामयाब हो जाता है और इसके बाद इतने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं कि ये अपनी एक बेकरी बनाता है। और चूंकि इसका भी एलिस के साथ एक ताल्लुक भी बन गया है, चूंकि इसने उसकी जान बचाई है, तो उसकी बेटी के साथ भी इसका एक ताल्लुक बन गया है, तो ये उनका एक दोस्त बन जाता है और उसकी बेटी का एक प्रोटेक्टर या उसकी हिफाजत करने वाला बन जाता है। एलिस की बेटी का नाम हैना है। ये पैट्रिक का एक लॉयल फ्रेंड भी है और पैट्रिक ने इससे बहुत कुछ सीखा भी है उस मैसेडोनियन कम्युनिटी में आने के बाद। ये इस वीडियो की एक करेक्शन है। बेसिकली एलिस जब एज अ नन गिरी थी पुल से तो उसको निकोलस ने बचाया था, पैट्रिक ने नहीं बचाया था। निकोलस का भी इमिग्रेंट एक्सपीरियंस है। ये मैसेडोनियन ओरिजिन का बंदा है ये, और इसके कैरेक्टर में इमिग्रेशन जो है वो हमें एक्सपीरियंस होती हुई नजर आती है। और थ्रू निकोलस ऑनडाटजी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि इमिग्रेंट्स फेस कर रहे हैं 20th सेंचुरी में, जबकि वो टोरंटो में एज ए लेबर काम कर रहे हैं। ये मेंटोर भी है और गाइड भी है, तो इसका जो पैट्रिक के साथ रिलेशनशिप है ये उसका मेंटोर बन जाता है और इनकी आपस में एक फ्रेंडशिप इवॉल्व होती है। और पैट्रिक को निकोलस के थ्रू आर्ट की दुनिया का, कल्चर की दुनिया का और डिफरेंट किस्म के इंटेलेक्चुअल परसूट्स जो हैं, एकेडमिक और रैशनल और लॉजिकल किस्म के जो लोग स्कॉलरली किस्म की चीजें जो है एक्टिविटीज, वो पैट्रिक को थ्रू निकोलस पता लगती हैं और निकोलस इन्फ्लुएंस करता है उसकी लाइफ को, जो कि एक पर्सनल लाइफ से बियॉन्ड जाके उसको इम्पैक्ट करती हैं। और पैट्रिक की जो वर्ल्ड व्यू है, जो उसकी एस्पिरेशंस हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं और उसके जो एम्बिशंस हैं वो रीशेप होते हैं निकोलस से मिलने के बाद। निकोलस की आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटीज जो है वो बहुत ज्यादा है। पेंटर और टाइलर है, ये टाइलें लगाने का काम भी करता है। तो इसकी जो आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटीज हैं वो नॉवल में इसकी क्रिएटिव डायमेंशंस को दिखाती हैं। ये जो टाइलिंग का काम करता है खास तौर पे, वो एक मेटाफर बन गया है कि ये बहुत ही एक मेटिकुलस और आर्टफुल किस्म की कंस्ट्रक्शन का नैरेटिव है और इसकी डिफरेंट किस्म की आइडेंटिटीज बता रहे हैं कि इसको काम भी वो मिला है जिसके अंदर बहुत ज्यादा महारत और बहुत ज्यादा एक आर्टिस्टिक अप्रोच चाहिए। मींस एक फिनिशिंग का काम है कि जो ग्रे स्ट्रक्चर बनाना है, मेहनत मजदूरी वाला काम वो इतना आर्टिस्टिक नहीं है, लेकिन जो टाइलिंग का काम है वो ज्यादा बारीकी वाला और ज्यादा मेहनत तलब काम है। ये लेबर मूवमेंट पे भी इन्वॉल्व रहा है और उसने वर्कर्स राइट्स जो हैं उनकी एडवोकेसी की है और उनके लिए बात की है। और सोशल जस्टिस के लिए और ब्रॉडर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो मजदूर स्ट्रगल कर रहे हैं टोरंटो में उस वक्त 20th सेंचुरी में, उसके लिए इसने बात की और उसकी बड़ी कमिटमेंट और बड़ी रिजिलियंस दिखाई है और उस लेबर मूवमेंट में इसने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। कॉम्प्लेक्स पर्सनल रिलेशनशिप है इसके और इसकी डिफरेंट किस्म की रोमांटिक एंटेंगलमेंट्स हैं। जो निकोलस है इसके जो रोमांटिक रिलेशनशिप है डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ, जैसे कि एलिस कुल के साथ और कैरोवेगियो, ये एक और कैरेक्टर इसको पढ़ेंगे, वो इस कैरेक्टर को मजीद कॉम्प्लेक्सिटी पे लेके जाते हैं। तो ये जो इसका रिलेशनशिप है ये हाईलाइट करता है कि ये जो पर्सनल और हिस्टोरिकल नैरेटिव जो डेवलप हो रहे हैं उसमें द एलिमेंट ऑफ लव और इंडिविजुअल लाइफ जो है, हर इंसान की जो इनफरादी जिंदगी है वो किस तरह इन एक्शन है। सेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, स्ट्रगल फॉर बिलोंगिंग है इसकी पर्सनैलिटी में। तो टोरंटो में हालांकि इसकी एक्टिव एंगेजमेंट है सोशली भी और कल्चरली भी, लेकिन फिर भी निकोलस जो है उसके अंदर एक सेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि उसके जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं वो हमें इमिग्रेंट की एक ब्रॉडर थीम जो है उसको कैरेक्टराइज कर रहे हैं। और ये एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग की सर्च में है कि जो ये नया माहौल है टोरंटो का वो बहुत ही रैपिडली और बहुत ही नया सा और बहुत जल्दी जल्दी तब्दील हो रहा है और उसमें ये खुद को एज एन इमिग्रेंट लेता है और एक डिस्प्लेस्ड पर्सन लेता है। ये वहां से बिलोंग नहीं करता लेकिन वहां पे रह रहा है। जो कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज है या सिंबोलिज्म ऑफ ब्रिज है, ये निकोलस की इन्वॉल्वमेंट शो कर रहा है कि वो
एक मुश्किल तरीन काम कर रहा है, जो कि एक पावरफुल सिंबल है नॉवल के अंदर। और ब्रिजेस जो हैं वो लोगों को आपस में जोड़ते हैं, कल्चर्स को आपस में जोड़ते हैं, हिस्ट्रीज को आपस में जोड़ते हैं, एक इलाके को दूसरे इलाके के साथ ब्रिज करते हैं, गैप्स जो है उनको दूर करते हैं। तो ये जो आइडेंटिटी का एलिमेंट है और जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, बेसिकली ये ब्रिजेस पे काम कर रहा है। तो चूंकि ये खुद कटा हुआ है, टूटा हुआ है अपने इलाके से, तो ये ब्रिजेस पे काम कर रहा है कि चलो खुद तो ये बिछड़ गया है अपने लोगों से, लेकिन ये दूसरे लोगों को ब्रिजेस बना के आपस में कनेक्ट करेगा। सो ब्रिजेस जो है वो एज ए सिंबल यूज किए गए हैं इस नॉवल में। इंटेलेक्चुअल डेप्थ है और एक फिलोसॉफिकल किस्म की कन्वर्सेशन है निकोलस के कैरेक्टर में, जो कि ये कन्वर्सेशंस करता है पैट्रिक के साथ। उसमें ये आर्ट, लिटरेचर और नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस के ऊपर बात करते हैं और उनको एक्सप्लोर करते हैं। और इनकी जो इंटेलेक्चुअल डेप्थ है निकोलस की, वो इसके कैरेक्टर में लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी भी ऐड करती है, और इस नॉवल के थ्रू हमें इसके कैरेक्टर्स की और इसकी अंदर जिंदगी में चल के आ रहा है उसकी इनसाइट्स भी मिलती हैं। ट्रेजिक फेथ की एक एलिमेंट है जो कि डेथ और लेगेसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो निकोलस की ट्रेजिक फेट है। ड्यूरिंग माइनिंग एक क्वेरी एक्सीडेंट होता है, मतलब कि एक पिट है, ये वो गड़ा है जिसमें इसकी मौत हो जाती है माइनिंग के दौरान। और हार्श रियलिटीज बता रही है ये कि लेबर्स जो हैं, ये मजदूर हैं, वो कितनी मुश्किल से गुजर रहे हैं, कितनी एक नफीस पर्सनैलिटी है और कितना सोफिस्टिकेटेड कैरेक्टर है निकोलस, जो कि कंस्ट्रक्शन के दौरान एक एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाती है। और उसकी जो लेगेसी है थ्रू आउट पैट्रिक की लाइफ को इम्पैक्ट करती है। और तमाम ब्रॉडर थीम्स जो हैं, जो कि हमें थ्रू पैट्रिक रिफ्लेक्ट हो रही है नॉवल में, उनमें हमें निकोलस भी नजर आता है इन द कैरेक्टर ऑफ पैट्रिक लुइस। सो शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि निकोलस टेबलकॉफ जो है ये एक मल्टीफेसेटेड कैरेक्टर है, अगेन जो कि एक प्रॉपर्टी है माइकल ओंटार्ची की, कि उसके तमाम कैरेक्टर्स मल्टीफेसेटेड होते हैं, जिसका इमिग्रेंट एक्सपीरियंस है और वो लेबर मूवमेंट में इन्वॉल्व रहा है, और इस बंदे की आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटीज हैं और इसके कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स हैं नॉवल के अंदर, जिनमें हमें आइडेंटिटी, सोशल जस्टिस और एक इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ पर्सनल एंड हिस्टोरिकल नैरेटिव्स हमें नजर आती है। नेक्स्ट कैरेक्टर वी डिस्कस इज क्लारा डिकिंस। क्लारा डिकिंस एक एक्ट्रेस हैं और मिलीनियर एम्ब्रोस स्मॉल जो है उसकी ये वाइफ है। जब स्मॉल मिसिंग हो जाता है, गायब हो जाता है, तो पैट्रिक उसका सर्चर बन के आता है और ये एक एजेंट के तौर पे काम करता है और उसको ढूंढता है कि अगर उसने एम्ब्रोस स्मॉल को ढूंढ लिया तो उसको बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। लेकिन पैट्रिक लुइस जो है वो क्लारा के साथ प्यार में पड़ जाता है, और क्लारा जो है वो पैट्रिक को ये बताती है कि अगर एम्ब्रोस स्मॉल मिल गया तो वो पैट्रिक को छोड़ देगी। और शायद उसने पैट्रिक को ये कहा है कि वो जहां पे छुपा हुआ है तुम्हें पता है, लेकिन तुम उसको जानबूझ के नहीं ढूंढ रहे क्योंकि तुम मेरे साथ हो। क्लारा एक बड़ा क्रिएटिव और बड़ा फ्लैम्बिएंट, एक शोई किस्म का, एक कलरफुल और फ्लैशी किस्म का एक सोल है जो कि पैट्रिक को इंस्पायर करता है। बड़ी रंगीन सी इसकी जिंदगी है। और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं बाद में, तो अभी भी वो एक दूसरे को प्यार कर रहे होते हैं। और वो एक ऐसी खातून है जो कहती है जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, who cannot be possessed, उसको हम ओवरकम नहीं कर सकते, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, इन्फैचुएट नहीं कर सकते। सो वो बेस्ट फ्रेंड है एलिस की, और दोनों के कॉम्प्लेक्स इमोशनल वर्ल्ड है एक्टिंग की, जिसमें वो काम कर रहे हैं। सो लिटरेरी एक्टिविटी जिसमें एक्टिंग है, पेंटिंग है, उसमें ये इन्वॉल्व है और उन्हीं में ही इनकी फ्रेंडशिप चल रही है। ये भी एक वफादार खातून है और ये जब तक के एम्ब्रोस स्मॉल मर नहीं जाता तब तक ही उसके साथ रहती है। और उसके मरने के बाद ये पैट्रिक को फोन करती है कि वो अब आए और उसके साथ रहे। इसका भी मिस्टीरियस बैकग्राउंड है और जो उसका ओरिजिन है और जो उसका पास्ट है वो मिस्टीरियस है। थ्रू आउट द नॉवल हमें नहीं पता कौन है, किधर से आई है। मतलब टोरंटो ये एक अननोन प्लेस से आई है और एक श्राउडेड मास्क्ड इसकी एम्बिग्यूटी है, कोई नहीं पता ये कहां से आई है। और ये जो मिस्ट्री है ये एक इसके कैरेक्टर में एक और एलिमेंट ऐड करती है, जिसमें एलिमेंट ऑफ सीक्रेसी है, एक प्लॉटिंग है, कॉन्स्पिरेसी है, एक इंट्रिग्यू है, एक साजिश है, एक ट्रिकीनेस है इसके अंदर। इसका पैट्रिक लुइस के साथ जो रोमांटिक रिलेशनशिप है वो भी नॉवल का सेंट्रल एस्पेक्ट है। उनका रोमांस बहुत ही पैशनेट है और बहुत ही वाइल्ड और जॉयस किस्म का, और दोनों बड़े एंजॉय करते हैं लाइफ को। और इन दोनों के रिलेशनशिप से हम लव, डिजायर और एक इंटीमेट रिलेशन की जो कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं कि दोनों एक दूसरे को चाह रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, लेकिन वो फिर भी कहती है कि मैं एम्ब्रोस स्मॉल के साथ चली जाऊंगी। और फिर वो वफादार भी है और एम्ब्रोस स्मॉल के साथ जब तक वो मरता नहीं लाइफ गुजारती है, लेकिन उसके दिल में ये भी बस रहा है साथ साथ। तो एक कॉम्प्लेक्सिटी सी है कि वो कैसी वफादार है और वफादार है भी या नहीं मीन्स के, लेकिन फिर भी उसने अपने हस्बैंड के साथ टाइम गुजारा जब तक वो जिंदा था। इसके कैरेक्टर की हिस्टोरिकल इवेंट के साथ एक कनेक्शन है
और एम्ब्रोस मॉल के साथ भी एक कनेक्शन है। तो इसकी जो एसोसिएशन है एम्ब्रोस मॉल के साथ, वो एक हिस्टोरिकल फिगर है जो हिस्टोरिकली मिस्टीरियसली डिसअपीयर हो जाता है। बेसिकली एक एक्चुअल कैरेक्टर है जो एक्चुअल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, जो कि गायब हो गया था या अगवा हो गया था। ही वेंट मिसिंग। क्लारा डिकिंस का ताल्लुक टोरंटो की हिस्ट्री में एक एक्चुअल इवेंट है जो कि एम्ब्रोस मॉल है उसके साथ। एक मिलेनियर था जो वाकई गुम हो गया था। तो उसकी जो प्रेजेंस है नॉवल में वो कंट्रीब्यूट करती है कि हम पर्सनल और हिस्टोरिकल नैरेटिव्स जो हैं उनके इंटरसेक्शन को भी एक्सप्लोर करें। क्लारा किस तरह उस बंदे के साथ कनेक्टेड रही है जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहा था। क्लारा के कैरेक्टर में हमें ट्रेजेडी भी नजर आती है और एलिमेंट ऑफ फेट है और एलिमेंट ऑफ लॉस है। तो इसके जो हस्बैंड का लॉस है एम्ब्रोस मॉल, जो कि पहले गुम हो जाता है और फिर मर जाता है, ये एक रिलेशनशिप के अंदर एक कॉम्प्लेक्सिटी और एक पेचीदगी डालता है जो कि पैट्रिक और क्लारा के दरमियान है। और एक ट्रेजिक एलिमेंट भी उसकी लाइफ के अंदर, कि उसकी लाइफ में एम्ब्रोस मॉल के ना होने का दुख है लेकिन पैट्रिक के होने की खुशी भी है, या एक उसके एहसास से उसके अंदर एक एलिमेंट ऑफ कंप्लीटनेस आता है, वो खुद को मुकम्मल महसूस करती है। और ये बड़ा पॉइगनेंट और इमोशनल किस्म का एक रिमाइंडर है कि किस तरह जो पर्सनल चॉइसेस हैं इंसान की, वो उसकी डेस्टिनी की तरफ उसको लेके जा रही होती हैं और लीड करती हैं। कुकिंग को एज ए सिंबोलिज्म लिया गया है। क्लारा एम्ब्रोस मॉल के घर कुकिंग करती है एज ए प्रोफेशन, और ये एक मेटाफर के तौर पे लिया गया है कि किस तरह ये मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स को और इंग्रेडिएंट्स को मिला के एक नई चीज बनाती है। और ये एक आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन की थीम भी है इस, कि किस तरह नॉवल में इसका जो रोल है कुक का, कि ये शी कुक्स फॉर एम्ब्रोस मॉल और उसका ख्याल रखती है और उसके मिस्ट्रेस के तौर पे भी उसके साथ रह रही है, और थ्रू कुकिंग इसने अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखा हुआ है। क्लारा का भी इमिग्रेंट एक्सपीरियंस है और उसके अंदर भी हमें एक थीम ऑफ डिस्प्लेसमेंट नजर आती है। अदर नॉवेल्स में जो कैरेक्टर्स हैं दूसरे, बिल्कुल उनकी तरह क्लारा भी रिफ्लेक्ट करती है कि वो भी एक डिस्प्लेस्ड कैरेक्टर है, और जो इमिग्रेंट्स को चैलेंजेस हैं नए माहौल में, क्लारा ने भी वो चैलेंजेस फेस किए हैं। और टोरंटो में उसकी जो जर्नी है उस नॉवल के थ्रू हम एक्सप्लोर करते हैं कि किस तरह उसके अंदर एक कल्चरल और एक पर्सनल ट्रांजिशंस आई हैं। पैट्रिक लुइस की लाइफ के ऊपर क्लारा का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है, और क्लारा की प्रेजेंस पैट्रिक लुइस की लाइफ में एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट है इसका। और उनका जो बहुत ही एक मजे का और जॉयस किस्म का रिलेशनशिप है आपस में, और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है उससे हमें लव और डिजायर का एलिमेंट नजर आता है। और उन दोनों की जो पर्सनल ग्रोथ है और वो जो इवॉल्व कर रहा है उनका कैरेक्टर, पैट्रिक का थ्रू क्लारा और क्लारा का थ्रू पैट्रिक, ये हमें ओंटार्जी ने एक्सप्लोर करके दिखाया है। क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिलेशनशिप्स जो है वो भी राइटिंग स्टाइल में एक फीचर है माइकल ओंटार्जी का। सो क्लारा डिकिन एक कंपेलिंग, एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है जिसका एनिग्मेटिक और एक परप्लेक्सिंग किस्म का पास्ट है, और रोमांटिक रिलेशनशिप और उसकी इंडिपेंडेंस और जो हिस्टोरिकल इवेंट्स के साथ उसकी एक कनेक्शन है, वो हमें नॉवल में एक्सप्लोर होता है कि किस तरह उसमें एलिमेंट ऑफ लव, एलिमेंट ऑफ आइडेंटिटी और एक इंटरप्ले है बिटवीन पर्सनल एंड कलेक्टिव हिस्ट्रीज। नेक्स्ट कैरेक्टर इज कैरोवेगियो। ये एक इटालियन इमिग्रेंट है, अगेन ये एक और इमिग्रेंट है जो कि चोरियां करके गुजारा कर रहा है, थीफ है बेसिकली ये, और इसने अपनी ट्रेनिंग दूसरे प्रोफेशनल चोरों के साथ ली है, और इसकी जिंदगी में और कुछ नहीं है, बस इसने एक कुत्ता रखा हुआ है सुर्ख कलर का, और वो इसके साथ चोरियों में हेल्प करता है। और जब ये किसी भी घर में घुसता है डाके के लिए या चोरी के लिए, तो कोई आ जाए बंदा या कोई खतरा हो तो वो कुत्ता भौंकता है और उसको पता लग जाता है कि कुछ गड़बड़ है और अभी मुझे कुछ अपना ये चोरी का मामला जल्द समेटना चाहिए। तो इवेंचुअली ये पकड़ा जाता है और फिर इसको जेल हो जाती है, और वहां पे ये पैट्रिक को मिलता है। कैपिएगो जो है ये जेल से भाग जाता है, और 5 साल बाद पैट्रिक भी रिलीज होता है जेल से, और फिर जब ये आपस में मिलते हैं तो ये दोबारा दोस्त बन जाते हैं। सो कैपिएगो जो है ये भी चूंकि पैट्रिक का और एलिस का एक कॉमन फ्रेंड है, जिस तरह के निकोलस था, तो ये भी हैना के लिए एक फादरली फिगर है। मींस के जो एलिस की बेटी है सब उसका ख्याल रख रहा है, और जिसको पैट्रिक ने अडॉप्ट किया हुआ है उसकी मौत के बाद, एलिस के मरने के बाद पैट्रिक उसकी बेटी हैना को एज ए अडॉप्टेड चाइल्ड अपने पास रखा हुआ है। इस कैरेक्टर की भी एक बैकग्राउंड आइडेंटिटी है, और उसका जो असल नाम है वो है डेविड एल्मेसे, और ये सेम कैरेक्टर ओंटार्जी के एक और नावल दी इंग्लिश पेशेंट में भी इसी नाम से है। और इस आइडेंटिटी के साथ ये नावल में अपने जो सारे ताल्लुकात हैं और अपनी जो जिंदगी है उसको नेविगेट करता है और गुजारता है। वर्ल्ड वॉर 2 की जो इंजरीज हैं और जो वॉर का एक्सपीरियंस है, कैरिबेगियो जो है ये एक वॉर वेटरन भी रहा है, इसने जंग लड़ी है, और एक जासूस के तौर पे जर्मन ने इसको पकड़ लिया था, और वो उसकी जिंदगी पे एक बहुत बड़ा असर है उसका। और फिजिकली ये जख्मी भी हुआ है और जज्बाती तौर पे भी ये
बहुत ज्यादा डैमेज्ड है इमोशनली और फिजिकली। इसने बहुत ज्यादा तकलीफें बर्दाश्त की हैं जो कि इसकी जिंदगी के पर्सपेक्टिव को डिफाइन करती हैं। इसका एज ए थीफ एक क्रिमिनल पास्ट भी है और इसकी स्किल्स हैं और उसका एक बैकग्राउंड है। ये एक बहुत जबरदस्त किस्म का बड़ा प्रोफेशनल चोर था। हालांकि इसकी एक्टिविटीज क्रिमिनल हैं, लेकिन फिर भी इसके एक कॉम्प्लेक्स इंडिविजुअल है जिसके अंदर एक मॉरल एम्बिग्यूटी है। मतलब बस गुजारा करने के लिए चोरियां तो वो करता था, लेकिन इसकी जो एक अखलाकी तौर पे भी इसका जो कैरेक्टर है वो टेंटेड है और वेग है और एम्बिगुअस है। मतलब वी कैन डाउट ऑन हिज कैरेक्टर। मतलब कुछ भी कर सकता था, चोरियां क्यों करता था। इसका जो हैना के साथ कनेक्शन है वो भी इस नॉवल का हमें दी इंग्लिश पेशेंट नॉवल के साथ एक अटैचमेंट मिलती है। सो कैरेवेगियो जो है ये एक कैरेक्टर है जो कि स्किन ऑफ अ लायन और द इंग्लिश पेशेंट दोनों में अपीयर हुआ है, और इसकी जो प्रेजेंस है ये एस्टैब्लिश करती है कि इन दोनों नॉवेल्स का भी और इन दोनों स्टोरीज का भी आपस में कोई कनेक्शन है जो कि डॉटजी ने लिखी है, और उनका कोई आपस में एक थीमेटिक कंटिन्यूटी है, यानी कि एक कहानी से दूसरी कहानी की तरफ गए। पैट्रिक लुइस के साथ इसकी फ्रेंडशिप है, एक इनका बॉन्ड है आपस में, और इनका जो आपस में ताल्लुक है वो सिर्फ ताल्लुक नहीं है, वो एक सिग्निफिकेंट बड़ा खास किस्म का ताल्लुक है, क्योंकि इनके एक्सपीरियंसेस एक जैसे हैं और इनकी अंडरस्टैंडिंग एक जैसी है और इनकी जिंदगी में मसले परेशानियां एक जैसे हैं। तो इस वजह से इनकी फ्रेंडशिप भी बहुत ज्यादा फोर्ज्ड है आपस में। और कैरेवेगियो जो है इसकी जो प्रेजेंस है वो एक इमोशनल सपोर्ट देती है पैट्रिक को। जब भी उस पर मुश्किल वक्त आता है तो उसको जिस तरह के एलिस से सपोर्ट मिलती है, जिस तरह के क्लारा से सपोर्ट मिलती है, इसी तरह कैरेवेगियो का कैरेक्टर भी इसके लिए एक सपोर्टिंग कैरेक्टर है। कैरेवेगियो के कैरेक्टर में हम पोस्ट वॉर स्ट्रगल्स जो हैं और फिर जो एडजस्टेड इन सिविलियन लाइफ का जो एक कॉन्सेप्ट है उसको देखते हैं। तो उसने जासूस के तौर पे जो टाइम गुजारा है उसमें एक सेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी है, और फिर वो अपनी लाइफ में एक पर्पस की तलाश में, एक मकसद की तलाश में है, और जंग के बाद के जितने भी मसाइल हैं उसमें फिर भी वो अपनी जिंदगी में एक मकसद ढूंढ रहा है और स्ट्रगल कर रहा है। कैरेवेगियो जो है ये भी एम्ब्रोस मॉल की जो डिसअपीयरेंस है उसको ढूंढने में, उसकी इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो जाता है पैट्रिक के साथ, और इसकी ये इन्वॉल्वमेंट रिफ्लेक्ट करती है कि ये भी इंसाफ की तलाश में है और ये भी चाहता है कि सच सामने आए और पता लगे कि एम्ब्रोस मॉल कहाँ गायब हो गया, या किसने उसे गायब करवाया, या किसने उसको अगवा कर लिया। और जो इन्वेस्टिगेशन में इसका शामिल होना है ये भी एक ड्राइविंग फोर्स है इसके एक्शंस की, जो हमें नॉवल में पता लगता है कि क्यों ये भी उस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बन गया जिसमें पैट्रिक लुइस एम्ब्रोस मॉल को ढूंढ रहा है। कैरेवेगियो की भी जो जिंदगी है उसमें हमें जंग के जख्म नजर आते हैं, जंग के दुख और सदमा और ट्रॉमास नजर आते हैं, जो कि फिजिकल भी हैं और इमोशनल भी हैं, क्योंकि इसका अंगूठा जो है वो जाया हो गया था जंग में, और वो एक सिंबल बन जाता है फिजिकल और इमोशनल जख्म और स्कार का, जो कि जंग के बाद भी, उस कॉन्फ्लिक्ट के बाद भी उसके साथ लिंगर कर रहे हैं, चल रहे हैं। जैसे कि उसका जो अंगूठा है वो जाया हो गया है, ये खत्म हो गया है जंग में, तो वो जब भी अपने हाथ की तरफ देखता है तो उसको तमाम पुरानी यादें जो हैं, फिजिकल और इमोशनल ट्रॉमास जो हैं, उसके सारे दोबारा फ्रेश हो जाते हैं। कैरेवेगियो एक्सपीरियंस करता है बिट्रेयल बाय पैट्रिक, जिस तरह पैट्रिक ने उसको धोखा दिया है। जंग में कैरेवेगियो जो है वो हादसाती तौर पे इनवॉलंटरीली या इनएडवर्टेंटली दुश्मन के हाथ आ जाता है, और ये जो थीम है बिट्रेयल की या बेवफाई की या धोखे की, और फिर सबसीक्वेंट टुवर्ड्स द फॉरगिवनेस जो माफी का एलिमेंट है, कैरेवेगियो के कैरेक्टर के अंदर, उसकी कैरेक्टर की आर्क में हमें ये भी एक सेंट्रल थीम नजर आती है कि किस तरह एक ना चाहते हुए बेवफाई हुई है और फिर एक एलिमेंट ऑफ फॉरगिवनेस या एक माफी का एलिमेंट इसके कैरेक्टर से हमें नजर आता है। जो लॉस ऑफ थम्स है ये एज ए सिंबलिज्म यूज किया गया है। सो कैरेवेगियो के जो अंगूठे हैं वो एक सिंबॉलिकल एलिमेंट है नॉवल में, और रिप्रेजेंट करता है कि उसने किस तरह फिजिकल और इमोशनल म्यूटिलेशन जंग ने उसके साथ की है। म्यूटिलेशन बेसिकली एक डिफेसमेंट है, डैमेज है, इंजरी है, बहुत मतलब बुरे तरीके से जो मसख करना होता है उसको म्यूटिलेशन कहते हैं। और फिर उसके बाद इसने इतने प्रोफाउंड किस्म के और इतने सब खतरनाक किस्म के ट्रॉमा के बाद किस तरह अपनी नई जिंदगी शुरू की। सो कैरेवेगियो जो है ये भी अगेन एक मल्टीफेसेटेड कैरेक्टर है जिसके अंदर वॉर की, आइडेंटिटी की, बिट्रेयल की, फॉरगिवनेस की, और जंग के बाद की जो आफ्टरमैथ है, और एक कॉम्प्लेक्स किस्म का पास्ट है, और उसके जो रिलेशनशिप्स हैं नॉवल के अंदर, और एक इंटरकनेक्टेडनेस है इंडिविजुअल्स की, एक ब्रॉडर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमें वो नजर आती है। नाउ वी डिस्कस जियानेटा। ये कैरेवेगियो की वाइफ है। जियानेटा कैरेवेगियो की बीवी है। ये कैरेवेगियो को मिलती है जब वो एक बड़ी रॉबरी करता है, चोरी करता है, और फिर भागता है, और भाग के ये खुद को छुपाता है एक झाड़ियों में, जो कि घर के बाहर एक बिल्डिंग बनी होती है, उसके साथ जो झाड़ियां सी होती हैं वहां पे खुद को छुपाता है। तो जियानेटा जो है वहां पे काम कर रही होती है और ये ढूंढ लेती है कैरेवेगियो को, जो कि काउंटर के नीचे छुपा होता है, और ये उससे पूछती है और फिर उसके लिए खाना लेके आती है, उसको बताती है, और वो उसको बताता है कि मैं यहाँ पे चोरी करके आया हूँ और मैंने खुद को छुपाया हुआ है।
और वो बड़ी से अम्यूज होती है, खुश होती है और इस मोमेंट को एंजॉय करती है, और फिर वो आपस में प्यार हो जाता है इंस्टेंटली, और फिर वो अपनी जिंदगी इकट्ठे गुजारने की प्लानिंग करते हैं। और जो जियानेटा है ये पैट्रिक की भी अच्छी दोस्त बन जाती है। जैसे ही वो जेल से रिहा होता है पैट्रिक, तो ये भी उसकी दोस्त बन जाती है। ये जो लेबर मूवमेंट है तो उसमें पैट्रिक लुइस की अथॉरिटीज के साथ बहुत ज्यादा कन्फ्रंट्रेशन रही है। तो स्पेसिफिकली नहीं कह सकते कि ये जेल में रहा है, लेकिन अपेरेंटली ये फॉर सम टाइम ही वाज डिटेन्ड, उसको मतलब कि नजरबंद किया गया है या बंद किया गया है। सो जियानेटा का जो पैट्रिक के साथ रिलेशनशिप है और उसका जो एक बैकग्राउंड है वो हमें बताता है कि जियानेटा जो है ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट है जिसका नाम है प्लाजिटी, वो एक मिलीनियर है, उसकी ये बेटी है, और ये भी पैट्रिक के साथ एक रोमांटिक एक्ट में इन्वॉल्व हो जाती है। और अगेन नॉवल में आइडेंटिटी और लव की जो थीम है हमें पैट्रिक और जियानेटा के रिलेशनशिप से भी नजर आती है। जियानेटा की जो दौलत है, उसका जो सोशल स्टेटस है वो बहुत ही मुख्तलिफ है पैट्रिक की एक हम्बल ओरिजिन से। वो गरीब एक लेबर तबके का बंदा है, जबकि जियानेटा जो है वो एक वेल्दी फैमिली से ताल्लुक रखती है। और ये जो डिस्पैरिटी है इन दोनों के बैकग्राउंड्स में, ये एक टेंशन का बाइस भी बनती है और रिफ्लेक्ट करती है कि किस तरह क्लास डिफरेंस जो है नॉवल में हमें दिखाया गया है। जियानेटा की जो प्रेजेंस है उसने पैट्रिक के जो एम्बिशंस है और एस्पिरेशंस हैं उनको भी इम्पैक्ट किया है। तो जियानेटा से मिलने के बाद पैट्रिक की जिंदगी में भी दौलत के और सहूलियात के और अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खुले हैं जो कि पहले उसको एक्सेसिबल नहीं थे। और इससे हम एक रिलेशनशिप के अंदर जो इंटरसेक्शन है पर्सनल और सोसाइटल नैरेटिव, मींस के जो क्लास डिफरेंसेस हैं और किस तरह लोग एक दूसरे के साथ आपस में ताल्लुक में आते हैं, हालांकि उनकी क्लास में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन उनके जो हार्टली या दिल के जो कनेक्शन होते हैं वो किस तरह उनको क्लोज करते हैं, वो एलिमेंट हमें नॉवल में नजर आता है। जियानेटा का जो रोमांस है विद पैट्रिक, वो भी हमें एक पैशन और एक टर्बुलेंट किस्म की एक सिचुएशन दिखाता है। इनके रिलेशनशिप से भी हम एलिमेंट ऑफ लव और थीम्स ऑफ डिजायर और अगेन एक इंटीमेट कनेक्शन की कॉम्प्लेक्सिटीज जो है उनको देखते हैं। कि मीन जियानेटा कैरावेगियो की वाइफ है, लेकिन वो शी इज इन लव विद पैट्रिक लुइस, और पैट्रिक लुइस की जो इमोशनल जर्नी है वो भी इन दो कैरेक्टर्स की आपस में जो एक डायनामिक किस्म का रिलेशन है उससे रीडिफाइन होती है। नॉवल में जो जियानेटा का पर्सपेक्टिव है उसको ओपनली बयान नहीं किया गया। तो प्राइमरीली जब हम नॉवल को पढ़ते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं, तो हम जियानेटा को भी बेसिकली पैट्रिक के लेंस से देख रहे होते हैं। जब हम पैट्रिक की लाइफ को देखते हैं तो हम जियानेटा को एज ए इंडिविजुअल अलग नहीं लेते, बल्कि उसको एसोसिएट करते हैं पैट्रिक के साथ। और ये जो नैरेटिव है ये भी एक एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी ऐड करता है और एक मिस्ट्री ऐड करता है उसकी कैरेक्टर की। उसकी अपनी पहचान नहीं है, उसकी खुद की पहचान भी पैट्रिक के साथ है। नेक्स्ट कैरेक्टर है राउलेट हैरिस, जिसको कमिश्नर हैरिस भी कहते हैं। ये टोरंटो में कमिश्नर है पब्लिक वर्क्स का, आम लोगों के लिए जो काम किए जाते हैं। तो ब्लू स्ट्रीट वायाडक्ट होता है एक ऐसा पुल जो कि एक दरिया या नहर के ऊपर से गुजरेगा और फिर वो एक टनल में से गुजरेगा, उसको वायाडक्ट कहते हैं। 1918 में कंप्लीट हुआ है, तो उसको ये सुपरवाइज कर रहे होते हैं, ओवरसी कर रहे होते हैं। और इसमें जो ये वायाडक्ट है, इन्होंने एक और वाटर वर्क पे भी प्रोजेक्ट किया है जो कि लेक ओंटारियो से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर दूर से पानी लेके आते हैं और टोरंटो के वाटर वर्क्स में काम कर रहे हैं। पैट्रिक की जो कन्फ्रंटेशन है वो हैरिस के साथ फाइनल सीन में हुई है एलिस की डेथ के बाद। तो कमिश्नर हैरिस जो है ये एक फिगर ऑफ अथॉरिटी है नॉवल में। एक पुलिस कमिश्नर है, उसके पास सिग्निफिकेंट पावर है सोशल और पॉलिटिकल लैंडस्केप में, जो कि टोरंटो में उस वक्त का 20th सेंचुरी में एक पावरफुल फिगर के तौर पे दिखाया गया है। हैरिस इंस्टीट्यूशनल पावर को भी और कंट्रोल को भी रिप्रेजेंट करता है कि वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का हेड होने की वजह से एक कंट्रोल एक्सरसाइज करता है ओवर द पीपल। और उसका जो कैरेक्टर है उसमें अथॉरिटी नजर आती है और तमाम इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज के ऊपर वो एक इंस्टीट्यूशनल पावर जो है, जो कि सोसाइटल स्ट्रक्चर्स में इनहेरिटेड एक पावर डायनेमिक्स का रोल प्ले कर रही है, वो हमें हाईलाइट करती है और दिखाती है। इसका कैरेक्टर पैट्रिक लुइस के लिए कमिश्नर हैरिस एक एंटेगनिस्ट के तौर पे काम कर रहा है। हैरिस के तमाम एक्शंस, पर्टिकुलरली जिस तरह वो वर्कर्स को ट्रीट करता है, तो स्टोरी के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट, एक टेंशन और एक नैरेटिव डेवलप कर रहा है कमिश्नर हैरिस और उसके तमाम एक्शंस। हैरिस को नॉवल में दिखाया गया है कि जो लेबर मूवमेंट है उसको ये स्प्रेस कर रहा है और जितनी भी स्ट्राइक्स हो रही हैं, हड़तालें हो रही हैं नॉवल के अंदर, ये उनको खत्म करने की कोशिश कर रहा है। और उसके तमाम एक्शंस रिफ्लेक्ट करते हैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में कि किस तरह टोरंटो में लेबर कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे,
जिस वक्त टोरंटो में कंस्ट्रक्शन बूम चल रहा था या बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही थी और वर्कर्स किस तरह अपनी कंडीशंस को बेहतर करने के लिए और एक फेयर ट्रीटमेंट और जस्टिस के लिए कोशिश कर रहे थे, और उसमें कमिश्नर हैरिस जैसे कैरेक्टर्स जो थे वो उनको सप्रेस कर रहे थे, उनको दबा रहे थे। इसका इमिग्रेंट्स के साथ और वर्कर्स के साथ हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहा है। तो हैरिस की जो पॉलिसीज थी और इसके जो एक्शंस थे वो तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स में वर्किंग क्लास के अगेंस्ट थे, पर्टिकुलरली इमिग्रेंट्स के ये खिलाफ था। और ये अपनी पर्सनैलिटी में या अपने कैरेक्टर में खुद एक एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन बना हुआ। और इस नॉवल में हमें पता लगता है कि कौन कौन सी ऐसी इकोनॉमिक डिस्पेरिटीज की टेंशन थी और वर्कर्स जो हैं वो इंसाफ के लिए या जस्टिस के लिए या अपने हकूक के लिए किस तरह स्ट्रगल कर रहे थे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी में। कमिश्नर हैरिस जो है ये तमाम एक्चुअल इवेंट पब्लिक किस तरह उनको परसीव कर रही है और किस तरह पब्लिक उनसे इन्फ्लुएंस हो रही है उनको भी ये मैनिपुलेट करता है। और इसका जो रोल है वो रिफ्लेक्ट करता है कि जो एक मैनिपुलेशन ऑफ हिस्ट्री है, यानी इसने तारीख को जिस तरह थी उस तरह बयान नहीं होने दिया, उसको मैनिपुलेट किया है और एक सिलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन की है इवेंट्स की। अपनी पावर में होने की वजह से जो चीजें ये छुपाना चाहता था या जिन पर पर्दा डालना चाहता था उनको उसने छुपाया है, स्ट्रेस किया है, और जो ये खुद अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके हाईलाइट करना चाहता था तो उसने वो मैनिपुलेशंस की हैं। कमिश्नर हैरिस के कैरेक्टर से हमें सोशल क्लास और डिस्क्रिमिनेशन का एलिमेंट भी नजर आता है। तो उसके जितने भी एक्शन है वो हाईलाइट करते हैं कि इसमें एक बाइस है, इसमें एक तअस्सुब है और एक डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस ये करता है और बिहेवियर इसका ऐसा है जिसमें ये लोगों के साथ फर्क रखता है। और ये एक ऐसे इंस्टीट्यूशन से ताल्लुक रखता है जिसने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, लेकिन ये खुद एक ऐसा बंदा है जो कि बाइस्ड है और डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर है इसका। हालांकि ये लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी में है लेकिन ये इनजस्टिस को कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो कमिश्नर हैरिस के जितने भी एक्शंस हैं वो इनजस्टिस और इनइक्वालिटी को प्रमोट कर रहे हैं। और इसके कैरेक्टर से हमें पता लगता है कि मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स जो हैं, ये डिस्क्रिमिनेटेड ग्रुप्स जो हैं, उनको किन किन मसाइल का सामना है और किस तरह वो अपने सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जबकि ऑफिशियल ऑफिस होल्डर ही इस तरह की मॉल ट्रीटमेंट कर रहे हैं या उनके साथ गलत रवैया अख्तियार किए हुए हैं। सो कमिश्नर हैरिस जो है ये एक सिंबल ऑफ अथॉरिटी है और ये अपने ऑर्डर को और अपनी रिट को एस्टेब्लिश करना चाह रहा है। और इसका जो कैरेक्टर है वो रिप्रेजेंट करता है कि किस तरह ये कंट्रोल को मेंटेन करता है। और नॉवल में हर इंडिविजुअल की जिंदगी के ऊपर कमिश्नर हैरिस का क्या असर रहा है और क्या इम्पैक्ट रहा है, स्पेशली मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी जो है उसके पर्सपेक्टिव में। नाउ वी डिस्कस एम्ब्रोस स्मॉल। ये वो कैरेक्टर है जो कि हु गोज मिसिंग। तो ये एक मिलेनियर है और एक थिएटर टाइकून है जो मिसिंग है। और एम्ब्रोस स्मॉल जो है इसके मिसिंग होने के बाद एक इन्वेस्टिगेशन इंडस्ट्री जो है वो एक उसकी मिस्ट्री के आसपास इकट्ठी हो गई है कि लोग इसको ढूंढ रहे हैं। और फिर इसको ढूंढने की वजह से पैट्रिक लुइस का क्लारा के साथ ताल्लुक बनता है, फिर उसका एलिस के साथ ताल्लुक बनता है और ये फिर सारी कहानी एक चलती है। और ये कहानी भी सच्ची है और एम्ब्रोस स्मॉल जो है इसका कैरेक्टर भी सच्चा है, एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। तो नॉवल में हमें दिखाया गया है कि एम्ब्रोस स्मॉल की मिस्ट्रेस जो है वो क्लारा है, जो कि एक पैराडॉक्स के तौर पे और एक एनिग्मा और एक पजल या एक रिडल के तौर पे है थ्रू आउट द रिलेशनशिप। और एम्ब्रोस स्मॉल का कैरेक्टर जो है उसमें हमें एक ब्रूटैलिटी भी नजर आती है और उसमें एक वायलेंस है टुवर्ड्स पैट्रिक। और वो ये कहता है कि पैट्रिक बेसिकली मुझे ढूंढने नहीं आया, बेसिकली ये क्लारा के पीछे आया है। एम्ब्रोस स्मॉल एक कैनेडियन थिएटर मैग्नेट है या एक टाइकून है जो कि एक मिस्टीरियसली स्ट्रेंजली तरीके से 1919 में डिसअपीयर हो जाता है। और उसकी डिसअपीयरेंस एक ऐसा इवेंट है जिसके आसपास ये नॉवल इन द स्किन ऑफ अ लाइन रिवॉल्व कर रहा है। तो अंडोर्ची ने एम्ब्रोस स्मॉल के कैरेक्टर को एज ए फिक्शन भी प्रेजेंट किया है और एज ए फैक्ट भी प्रेजेंट किया है और अपने नैरेटिव में इसके कैरेक्टर को एज ए लेयर ऐड किया है जो कि एक कॉन्स्पिरेसी है, एक इंट्रिग है। एम्ब्रोस स्मॉल जो है एक थिएट्रिकल एम्पायर में सिंबल ऑफ इल्यूसिव पावर दिखाया गया है, एक इनटेंजिबल के उसकी तरह का और पावरफुल कोई नहीं है और एनिग्मेटिक कोई नहीं है। और टोरंटो में जो थिएटर का बिजनेस है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ये कंट्रोल कर रहा है। और एक थिएट्रिकल एम्पायर जो है वो सिंबलाइज करती है पावर की थीम को, कंट्रोल को, और एक एब्स्ट्रैक्ट और इल्यूसिव नेचर ऑफ सक्सेस को रिफ्लेक्ट करती है इन द कैरेक्टर ऑफ एम्ब्रोस स्मॉल। इसकी जो मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस है वो सेंट्रल एलिमेंट ऑफ द प्लॉट है और नॉवल इसकी गुम होने के आसपास घूमता है। तो सडनली ये जो बंदा गायब हो जाता है और उससे फिर स्पेकुलेशंस आती हैं, रूमर्स आती हैं और डिफरेंट किस्म की थ्योरीज नॉवल में प्रोपेगेट होती हैं। और अगेन वही जो कॉटेज इंडस्ट्री का जिसका जिक्र किया, किस तरह लगता है जैसे कोई एक छोटी छोटी इंडस्ट्री बन गई है जो उसको ढूंढ रही है। और उसमें फिर पैट्रिक लुइस आ जाता है और निकोलस और क्लारा और एलिस और फिर ये सारा इनका आपस में जो रिलेशनशिप डेवलप होता है बेसिकली सेंट्रल एलिमेंट है इसकी डिसअपीयरेंस प्लॉट की। एम्ब्रोस स्मॉल का क्लारा डिकन्स के साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप दिखाया गया है।
वो एज ए कुक है उसके घर में, लेकिन फिर भी उनका आपस में एक जो रिलेशनशिप है उसमें एक रोमांस है जो कि कैरेक्टर की कॉम्प्लेक्सिटी में ऐड करता है। और उनके जो रिलेशनशिप में एक डायनामिक्स है उसमें हम लव, पावर और एक पर्सनल चॉइस का एलिमेंट जो एक इंडिविजुअल की जिंदगी में है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। कि ऐसे लगता है जैसे क्लारा डिकन्स शायद एम्ब्रोस माल के साथ वफादार इसलिए है या उसके साथ कनेक्टेड इसलिए है क्योंकि वो एक थिएट्रिकल टाइकून है और क्लारा डिकन्स खुद जो कि एक बहुत कलरफुल और एक बहुत ही फ्लॉमियट किस्म की खातून है जो कि खुद भी इस इंडस्ट्री से कनेक्टेड है। ओंडाटजी ने पोर्ट्रे किया है एम्ब्रोस मॉल को एग्जेम्प्लीफाई करके कि फैक्ट और फिक्शन के दरमियान किस तरह हिस्टोरिकल फिगर्स को रिप्रेजेंट किया गया है और फैक्ट्स और फिगर्स को ब्लर करने की कोशिश की गई है। जबकि जो एम्ब्रोस मॉल है वो एक हिस्टोरिकल फिगर है और एक्चुअल रियल हिस्टोरिकल फिगर है, लेकिन ओंडाटजी ने इस कैरेक्टर को बियॉन्ड हिस्टोरिकल एक्यूरेसी लेके गए हैं और एक ऐसे एलिमेंट्स इनकॉर्पोरेट किए हैं जिनमें एक स्टोरी टेलिंग है और इमेजिनेशन है, जिसमें हैना का कैरेक्टर है, एलिस है, क्लारा डिकन्स है, कैरावेगियो है, कमिश्नर हैरिस है और जियानेटा है और इन सब का आपस में एक ताल्लुक दिखाया है। अभी हम क्विकली उन कैरेक्टर्स का जिक्र करते हैं जिनकी अपीयरेंसेस जो हैं इतनी विजिबल नहीं है लेकिन फिर भी उनका इस नॉवल में थोड़ा थोड़ा रोल है। तो हेजन लेविस जो है ये पैट्रिक के फादर है जो कि सिर्फ फर्स्ट चैप्टर में इनका जिक्र है। एक खामोश शख्स इंसान है जिसने पैट्रिक को पैदा किया है और उसको पाला है, लेकिन कोई इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं किया अपने बेटे की लाइफ को। नॉवल में इनकी एक ब्रीफ अपीयरेंस है और उनके जो की फीचर्स हैं उनमें इस कैरेक्टर की अपीयरेंस को बार बार रिपीट किया गया है, जिसमें एक एलिमेंट ऑफ स्केयर डांस कालिंग है। तो बेसिकली एक डांस की किस्म है जिसमें एक खास रिदम के साथ और खास टाइमिंग और खास एबिलिटी के साथ डांस किया जाता है और डिफरेंट किस्म की पैटर्न्स और मूवमेंट्स होती हैं इसमें। और फिर अगेन स्टडी ऑफ डायनामाइटिंग जो है, इसका खुद का डायनामाइट का एक बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था और इसने फिर एज ए टीचर या एज ए मेंटोर ये स्किल अपने बेटे में शिफ्ट किया है। केटो एक और कैरेक्टर है जो कि स्टोरी में इतना नजर नहीं आए, लेकिन इनकी प्रेजेंस जो है वो एलिस के और हैना के कैरेक्टर में फील की जा सकती है। और बेसिकली ये हैना का बायोलॉजिकल फादर है कि एक्चुअली एलिस के साथ ये बंदा जो है सोया था या उसका हस्बैंड था और इसने सीड किया है एलिस को और उससे हैना पैदा हुई है। तो केटो मजदूरों की जो एजिटेशन है या उनकी कैंपेन्स और उनके प्रोटेस्ट को लीड करता था। एक छोटा सा ग्रुप है जो कि लॉगिंग कैंप में होते थे, जो कि लकड़ियों के तख्ते और लकड़ियों पे बेसिकली काम करते थे। और ये चीज उसने लिख के बताई है एलिस को अपने मरने से पहले, और उसकी मौत बेसिकली उसके इस पॉलिटिकल रोल की वजह से हुई है, क्योंकि वो डिफरेंट किस्म की एजिटेशंस और कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करता रहता था। हैना का जो कैरेक्टर है ये एलिस की बेटी है और पैट्रिक ने इसको एलिस की डेथ के बाद अडॉप्ट कर लिया है। और जब पैट्रिक और एलिस इकट्ठे रह रहे थे तो ये भी उनके साथ रह रही थी। एक्चुअली केटो इसका बाप है, लेकिन केटो की डेथ के बाद ये एलिस के साथ रह रही थी एंड अगेन जिस तरह के पैट्रिक ने इसको अडॉप्ट कर लिया है। तो नॉवल में ये एक हमें यंग गर्ल के तौर पे दिखाई गई है जिसके अंदर बहुत ज्यादा प्यार है और तजस्सुस है, क्यूरोसिटी है। ओंडाटजी के नॉवल का ये एक मेन कैरेक्टर है और उसको इंग्लिश पेशेंट में भी रिफ्लेक्ट किया गया है। यानी कि ओंडाटजी का जो नॉवल है द इंग्लिश पेशेंट, उसके कैरेक्टर्स की रिफ्लेक्शन हमें एज ए थीमेटिक रिप्रेजेंटेशन इन द स्किन ऑफ अ लाइन में भी नजर आती है। और एलिस ये चाहती थी कि हैना के बाप के तौर पे पैट्रिक हो, और वो ये भी चाहती थी और वो उसकी ख्वाहिश थी कि क्लारा उसकी स्टेप मदर बने। एलिना एक और कैरेक्टर है। एक साल तक जो मैसेडोनियन मार्केट है उसमें जब पैट्रिक खरीदारी के लिए जाता है तो बेसिकली वो इगुआना एक जानवर है जो कि हर्बीवोर है, पौधे खाता है। ये गिरगिट की तरह का एक जानवर है, तो उसके लिए वो वेज एक खुराक है, खास किस्म की पत्ते हैं, जो पौधा है जो वो खरीदने जाता है मार्केट में, क्योंकि वो ये महसूस करता है कि वो उस कम्युनिटी में एक इमिग्रेंट के तौर पे है और वो उसकी लैंग्वेज भी नहीं जानता। तो वो ज्यादातर लाइफ टाइम जो है वो इगुआना के साथ गुजार रहा है। तो एक दिन वो एक लफ्ज सीख जाता है वेज, कि वो जो इगुआना है उसके लिए ये वेज लेने जा रहा है, यानी कि उस जानवर के लिए जो खरीदने जा रहा है उसका नाम वेज है। और वो जो मार्केट में वो खातून है एलिना, उसको ये बताता है कि मैंने ये लफ्ज तुमसे सीखा है और इगुआना की ही वजह से मैं ये वेज लेने आता हूँ और यही वो रीजन है जिसकी वजह से मैंने लफ्ज सीखा है। तो इससे मतलब कि या मेरा तुम्हारे साथ ताल्लुक है, एलिना के पास आने का ये वजह है। तो एलिना उससे बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है और वो उसको अपनी फैमिली के साथ इंट्रोड्यूस करवाती है, उसको वेलकम करती है पैट्रिक को मैसेडोनियन कम्युनिटी में। तो मैसेडोनियन कम्युनिटी में बेसिकली जो उसकी एंट्रेंस है या उसको एक्सेप्ट किया जाता है, वो ये एक छोटा सा इवेंट है जो थ्रू दी कैरेक्टर ऑफ एलिना हमें पता लगता है। एक कैरेक्टर है एलिजाबेथ। ये एक बड़ी जेंटल और इंटुएटिव किस्म की वुमेन है, एक स्पॉन्टेनियस, एक नेचुरल सी खातून है।
जो दिल में चीज नहीं रखती। तो ये पैट्रिक को एक बाग में मिलती है, और ये बाग नॉवल में इस तरह दिखाया गया जैसे कि वो अंधे लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, और ये खुद भी ब्लाइंड है, और उसको पता है कि जो पैट्रिक है ये ब्लाइंड नहीं है। उधर वो जो ब्लाइंड का ये गार्डन है जिसमें सारे लोग घूमते हैं, लेकिन पैट्रिक उसमें अंधा नहीं है। और ये बस आपस में एक रैंडम सी बात करते हैं कि किस तरह क्रिमिनल एक्टिविटीज में ये कोई गलती की है इसने, पैट्रिक ने, और वो उसके हाथों से उसके चेहरे को फील करने की कोशिश करती है, और बस थोड़ी सी एक अपेयरेंस है एलिजाबेथ की। फिर एक कैरेक्टर है एल्फ्रेड। ये एक छोटा सा लड़का है जो कैरेवेगियो की मदद करता है जबकि वो जेल से भागता है। तो पहले तो एल्फ्रेड ये सोचता है कि कैरेवेगियो जो है वो जो कोई एक कंपनी आई हुई है फिल्म बनाने के लिए करीब, उसका कोई एक फर्द है या उसका एक हिस्सा है उस टीम का। लेकिन जब उसे पता लगता है कि कैरेवेगियो जो है ये तो जेल से भागा हुआ एक क्रिमिनल है, तो बच्चा उसको इससे मजीद परेशान होता है, बच्चा उसको ज्यादा पसंद करने लग जाता है, और कैरेवेगियो को वो एक तोहफा देता है, और वो कहता है कि मुझे इसके बदले में कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम मेरा नाम याद रखना। तो ये जो उसने गिफ्ट दिया है स्पाइल, ये बेसिकली एक टूल है जो दरख्तों को खुरचने के काम आता है, और उनसे फिर सिरप निकलता है या जूस सा निकलता है, दरख्तों के अंदर से जो पानी निकलता है ना। तो ये स्पाइल जो है अगेन तो इंग्लिश पेशेंट जो इनका नॉवल है माइकल ओडांटजी का, उसमें भी इसका एक जिक्र आया है। लास्ट कैरेक्टर है हमारा एन या एने। सो ये एक बुजुर्ग खातून है, और ये बस छुट्टियां गुजार रही हैं, अकेले गर्मियों की छुट्टियां डिफरेंट एक कॉटेज में। और कैरेवेगियो जो है क्योंकि वो एक चोर है तो वो चोरी करने की गर्ज से जाता है वहां पे, और वो खातून जो है वो अपने हस्बैंड का वेट कर रही होती है, लेकिन हस्बैंड की बजाय कैरेवेगियो वहां पे चोरी करने पहुंच जाता है। और कैरेवेगियो देखता है कि वो खातून कुछ लिख रही है, और उसको ये उसका एक लिखने का जो एक्ट है ये बड़ा इंटीमेट और बड़ा अच्छा लगता है, और वो भी घर के अंदर दाखिल हो जाता है और उसका फोन यूज करता है। और फिर एन को पता लग जाता है कि कैरेवेगियो ने उसे फोन इस्तेमाल करने की इजाजत क्यों नहीं ली, और फिर वो एक लंबी देर तक बात करते रहते हैं। बस इतनी सी इसकी एन की एक्सपीरियंस अपीयरेंस है इस नॉवल में। सो मैंने कोशिश की है कि तमाम कैरेक्टर्स जो हैं उनको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दें उनकी। तो इस वीडियो में क्लारा डिकिंस का ताल्लुक बेसिकली एक्टिंग से है, और वो कुकिंग का काम भी करती है एम्ब्रोस माल के घर, और निकोलस ने एलिस को बचाया था जबकि वो नन थी और वो उधर पुल पे गई हुई थी, और मिड एयर वो गिरी थी और उसने उसको बचा लिया था, उसका शोल्डर डिसलोकेट हो गया था। और एम्ब्रोस माल जो है ये एक एक्चुअल रियल में एक कैरेक्टर है जिसकी डिसअपीयरेंस एक सेंट्रल एक्ट है पूरे नॉवल में। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द समरी। नॉवल जो है ये पैट्रिक लुइस की जिंदगी को फॉलो करता है और उसको एक्सप्लोर करता है, जो कि एक रूरल बैकग्राउंड में पैदा हुआ है जहाँ पे ज्यादातर लोग लकड़ियां बेच के या लकड़ियों का काम करके अपनी गुजर बसर कर रहे हैं टोरंटो के बाहर। और जिस जगह पे ये लोग लकड़ियों का काम करते हैं उसको डिपो क्रीक के नाम से जाना जाता है। ये अपने बाप के साथ बड़ा हुआ है जो कि एक गडरिया है, और उसने जानवर पाले हुए हैं, और जानवरों का रेवड़ा एक हर्ड है बेसिकली, और वो किसी और की जमीन पे काम कर रहा है। जिस तरह हमारे कुछ लोग हैं जो कि मजदूर होते हैं तो वो अपना को गुजर बसर कर रहे होते हैं लेकिन किसी और की जमीन पे कर रहे होते हैं, जिसको मजारा भी कहते हैं। तो पैट्रिक लुइस का बाप जो है हेजन लुइस, वो एक खामोश तबीयत का इंसान है, और बिल्कुल एक उसने आइसोलेटेड किस्म की एक जिंदगी गुजारी है फॉर्म के ऊपर। लेकिन चूंकि वो नेचर के करीब रहा है, उसने अकेली जिंदगी गुजारी है, तो वो बहुत स्मार्ट है और बहुत ही उसकी एक वाइज किस्म की अप्रोच है टुवर्ड्स लाइफ। और वो अब इंसेक्ट्स को ऑब्जर्व करता है, और जो अपने उसके आसपास एक छोटी सी और खामोश सी दुनिया आबाद है उसको बहुत कीनली ऑब्जर्व करता है। पार्ट टाइम वो एक डायनामाइटर भी है, और वो जो पहाड़ों में लोग डायनामाइट एक्सप्लोड करते हैं और उससे माइनिंग करते हैं और इस तरह के काम करते हैं, तो वो खुद भी एक डायनामाइटर है, और वो पैट्रिक लुइस को ये काम सिखाता भी है। और वो पैट्रिक लुइस की भी नौकरी लगवा देता है कि दरियाओं में जब डायनामाइट से चीजें ब्लास्ट होती हैं तो ढेर सारी लकड़ियां और ये जो झाड़ियां होती हैं, इस तरह की चीजें ये रिवर्स के अंदर ना जैम कर देती हैं, पानी के बहाव को रोक देती हैं। तो उनको क्लियर करने के लिए उन लोगों में इसको भर्ती करवा देता है, उसकी नौकरी लगवा देता है कि वो जो लकड़ियां फंस गई होती हैं ये उसको क्लियर करते हैं ताकि दरिया की रवानी चलती रहे। पैट्रिक अपने वालिद को हर स्टेप पे हेल्प करता है, और जब इसके वालिद की डेथ हो जाती है यानी कि हेजन लुइस मर जाता है, तो पैट्रिक जो है वो शहर को छोड़ के टोरंटो की तरफ चला जाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर में द ब्रिज हम एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं कि एक ब्लू स्ट्रीट ब्रिज बन रहा है, और किस तरह लेबर जो है उसके लेंस से या उसकी आंखों से हम देखते हैं कि वहां पे क्या सारी स्टोरी चल रही है। सो ब्रिज की कंस्ट्रक्शन के दौरान वहां पे एक ग्रुप ऑफ नन्स विजिट करता है। नन्स ये क्रिश्चियनिटी में एक उनका एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव है जिसमें कुछ खवातीन हैं जो कि ननरी की तरफ चले जाती है, मींस दे डिवोट देयर लाइफ फॉर दी क्रिश्चियनिटी। और रात में धुंध में एक लड़की जो है वो गुम हो जाती है, और वो एक्सीडेंटली
जो कि ब्रिज आधा बना होता है उसकी तरफ चली जाती है और बहुत सख्त शदीद हवा चल रही है जिसमें वो ब्रिज से नीचे गिर जाती है और हर कोई समझता है कि वो मर गई है, लेकिन वो कहीं हवा में ना कहीं लटकी होती है। और उसको निकोलस टेम्पलकॉफ एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का मजदूर है जो बहुत रिस्की काम करता है और ये एक मैसेडोनियन इमिग्रेंट है और सबसे मुश्किल और सबसे डेयरिंग किस्म की जॉब करता है ये ब्रिज के ऊपर। और सबसे मुश्किल काम जो कोई भी नहीं कर सकता तो वो उसकी जान बचाता है और उसको बचा के एक लोकल बार है वहां पे, वहीं जो नेबरहुड जहाँ पे मजदूर सारे काम करते हैं वहां पे ले आता है और उस नन को बचाने के चक्कर में वो अपना कंधा जो है उसको डिसलोकेट करवा बैठता है। पैट्रिक को टोरंटो में जो पहली जॉब मिलती है वो एक सर्जर की है। एक मिलीनियर है एम्ब्रोस स्मॉल जो कि गुम हो गए हैं, तो उनको ये ढूंढने लग जाता है और वो उसकी क्लारा डिकन्स उसकी एम्ब्रोस स्मॉल की बेगम है, ये उसकी मिस्ट्रेस हैं। तो वो भी एक मिलीनियर खातून है क्योंकि अभी एम्ब्रोस स्मॉल के बाद सब कुछ वही संभाल रही है, तो ये उससे बातचीत कर रहा है और उससे उसकी मोहब्बत में ये गिरफ्तार हो जाता है और इनका आपस में एक लव अफेयर स्टार्ट हो जाता है। क्लारा पैट्रिक लुइस को लेके कोई आबादी से हट के एक उसकी दोस्त का घर है जिसका नाम है एलिस, वहां पे ले जाती है उसको। पैट्रिक वहां पे एलिस को मिलता है और वहां पे इन दोनों खवातीन को छोड़ के ये खुद अपने काम पे चला जाता है। कुछ ही टाइम बाद क्लारा को पता लग जाता है कि एम्प्रेस स्मॉल कहाँ पे छुपा हुआ है, तो वो चूंकि एक लॉयल खातून है तो वो एम्प्रेस स्मॉल के लिए पैट्रिक को छोड़ देती है और पैट्रिक को ये भी कहती है कि तुम अभी मेरा पीछा मत करना। और इस चक्कर में पैट्रिक लुइस उससे अपना वो इनाम भी नहीं तलब करता कि जो उसने ढूंढने के लिए जो मुआवजा लेना होता है, क्योंकि वो उसके साथ मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। तो ना वो उससे वो मुआवजा ले सकता है और ना ही उससे वो प्यार मांग सकता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ और तुम क्यों उसके पीछे जा रही हो। तो उसका दिल टूटा हुआ है और फिर ये दोबारा शहर में मजदूरों का काम करने लग जाता है और अकेला रहने लग जाता है उन्हीं इमिग्रेंट्स के साथ जो मैसेडोनियन इमिग्रेंट्स है, और बिल्कुल खामोश रहता है और किसी से बातचीत नहीं करता। तो एक ही इसका एक पेट होता है इगुआना। इगुआना एक जानवर है जो कि गिरगिट की तरह का एक होता है, आप समझ रहे हैं, बड़ी सी छिपकली। तो बस ये उसकी पेट बच जाती है इगुआना और ये पैट्रिक लुइस बच जाता है। क्लारा इन दोनों को छोड़ देती है। क्लारा के जाने के 3 साल बाद पैट्रिक की मुलाकात एलिस के साथ होती है और एलिस को पता लगता है कि पैट्रिक अभी भी इसका दिल टूटा हुआ है और अभी भी इसके दिल में क्लारा की यादें हैं। और एलिस उसको बताती है कि तुम्हें क्लारा की जो मोहब्बत में तुम्हें दुख मिला है, अभी तुम्हें सुकून चाहिए और तुम्हें उससे छुटकारा चाहिए। और इसी दौरान पैट्रिक जो है वो एक नया काम शुरू कर देता है और डायनामाइटर के तौर पे जो लेक ओंटारियो में एक टनल बन रही है जिसको लुक आफ्टर कर रहा है कमिश्नर हैरिस। कमिश्नर हैरिस भी एक कैरेक्टर है। कैरेक्टर एनालिसिस में मैंने तमाम कैरेक्टर्स को बड़ा डीपली एनालाइज किया है, तो अगर आप पहले कैरेक्टर एनालिसिस देख लेंगे तो फिर आपको ये समरी और ये नॉवल ज्यादा अच्छा समझ आएगा। तो उस टनल पे ये काम करना स्टार्ट कर देता है एज ए डायनामाइटर और फिर मैसेडोनियन इमिग्रेंट्स की जो कम्युनिटी है उधर चला जाता है और वहां पे सिर्फ ये पैट्रिक लुइस होता है, उसका वो जानवर, उसका पेट इगुआना होता है जिसके लिए ये वेज खरीदता रहता है। वेज बेसिकली इगुआना जो है वो ऐसा जानवर है जो पत्ते और झाड़ियां और ये चारा वगैरह खाता है, तो ये वेज उसकी बेसिकली खुराक है। ये खास किस्म का पौधा, ये आप समझ ले कि हर्ब्स हैं जो वो खाता है। और वहां पे एलिना नाम की एक खातून है जो कि एक शॉप लेडी है, तो उनसे ये जब वेज खरीदता है तो उससे इसकी वाकफियत होती है और उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग और एक फ्रेंडलीनेस डेवलप हो जाती है। और उनकी जो आपस में डिस्कशन है जिसमें क्योंकि ये उनकी लैंग्वेज समझता नहीं है लेकिन उससे ये वेज और इगुआना का जो एक रिलेशनशिप है, ये कहता है कि मुझे वेज वर्ड की समझ आ गई है कि तुम जो मैं ये चीज लेने आता हूँ इसको वेज कहती हो, तो वो खातून खुश होती है और एक उनका आपस में एक इमोशनल अटैचमेंट बन जाती है। और वो उसकी जो एक अकेली और लोनली सी वर्ड होती है उसके अंदर एलिना उसको मैसेडोनियंस के साथ इंट्रोड्यूस करवाती है और मैसेडोनियंस जो है वो इसके दोस्त बन जाते हैं और उसको इनवाइट करते हैं और उसके साथ इकट्ठे हो जाते हैं। और जितनी भी वो जो टनल का काम हो रहा है या वाटर वर्क्स की जो बिल्डिंग है उसका जो अनफिनिश्ड काम है वहां पे ये सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वहां पे ये एक ड्रामा देखते हैं जिसमें दिखाया जाता है, बेसिकली मिमिक किया गया है कि जो इमिग्रेंट्स हैं या जो लोग हिजरत करके आए हुए हैं या अपने इलाकों को छोड़ के मजदूरी करने आए हुए हैं वो कितने मजबूर हैं और उनकी कितनी परेशानियां हैं। और उससे वो बहुत ज्यादा इमोशनली मूव होता है, उस पर बहुत ही असरअंदाज होता है और बहुत उसको ही इज टेरिफाइड कि यार कितनी मजबूरी है और वो जो एक्ट्रेस है वो कितनी हेल्पलेस है स्टेज पे। और वो स्टेज पे जाके मतलब कि इतना जज्बाती हो जाता है कि वो जाके उस एक्ट्रेस को पकड़ लेता है और उसको बचाने की कोशिश करता है। और जब वो ऊपर स्टेज पे जाता है तो उसको पता लगता है कि वो बेसिकली एक्ट्रेस जो है ये तो वही एलिस है जिसके साथ इसका पहले ताल्लुक रह चुका है क्लारा डिकन्स के हवाले से। तो वहां से फिर एलिस और पैट्रिक लुइस अपना एक लव अफेयर स्टार्ट करते हैं और पैट्रिक लुइस एलिस के साथ रहने लग जाता है जहां पे उनकी 9 साल एक बेटी भी रह रही है हैना। हैना का जो बाप है उसका नाम है केटो जो कि उसका बायोलॉजिकल फादर है और वो एक एक्टिविस्ट किस्म का बंदा था और वो मुख्तलिफ किस्म की स्ट्राइक्स वगैरह अरेंज करता रहता था मजदूरों के लिए
तो एक पॉलिटिकल रोल की वजह से उसको कत्ल कर दिया गया था, क्योंकि वो मजदूरों के लिए खतरनाक काम कर रहा था। और पैट्रिक जो है वो अभी एक सरोगेट फादर बन गया है हना का। सरोगेट मीन्स की रिप्लेसमेंट, एक्चुअली तो उसका फादर नहीं है लेकिन उसके कैरेक्टर में आ गया, ये उसके रोल में आ गया। और फिर इवेंचुअली जब एलिस मर जाती है एक बॉम्ब ब्लास्ट में, तो ये उसको अडॉप्ट कर लेता है हना को। तो ये खुशी खुशी रहने लग जाते हैं 2 साल तक। और फिर एलिस भी एक सूटकेस बॉम्ब जो कि एक्सीडेंटली हना एलिस उठा लेती है, और एक मजदूरों की एक डेमोन्स्ट्रेशन चल रही है, एक हड़ताल चल रही है, तो वहां पे वो गलती से उसको उठा लेती है, उसमें एक बॉम्ब होता है, वो ब्लास्ट होता है और एलिस मर जाती है। और पैट्रिक बहुत ज्यादा मतलब इसमें गुस्सा है और बहुत इसमें दुख है, और इसको एलिस की मौत का ये बदला लेना चाह रहा है, क्योंकि एलिस एक वो वाहिद खातून थी जो हमेशा से ये समझती थी कि जो अमीर लोग हैं ये गरीबों की और मजदूरों की हद तलफी कर रहे हैं और उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और ये इतना ज्यादा दिल बर्दाश्त होता है कि ये हैना को निकोलस के पास छोड़ देता है, और ये एलिस का बदला लेने के लिए मस्कोका होटल है उसमें जाके ये बॉम्ब लगा देता है। क्यों? क्योंकि उस होटल में ज्यादातर अमीर लोग जाते हैं, टोरंटो की जो वेल्दी फैमिलीज हैं वो विजिट करती हैं। पकड़ा जाता है ये, और फिर इसको 5 साल के लिए जेल हो जाती है। अब जेल में ये मिलता है एक और दोस्त के साथ जिसका नाम है कैरेवेगियो, जो कि एक चोर था। और कैरेवेगियो और उसकी वाइफ जो है जियानेटा, ये पैट्रिक को हेल्प करते हैं कि वो कमिश्नर हैरिस से बदला लेने के लिए जो वाटर वर्क्स की बिल्डिंग है, जो पानी का सारा सिस्टम बना हुआ है, उसकी जो बिल्डिंग है उसको धमाके से उड़ा दे और कमिश्नर हैरिस से बदला ले ले। क्योंकि कमिश्नर हैरिस को पता है जिसने ये एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट ले लिया है, और उसने ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट प्लान किया है और बिल्कुल इस बात का ख्याल नहीं रखा ये कितने मजदूरों की जिंदगियां ले जाएगा। अब जब ये प्लानिंग चल रही है तो जो कमिश्नर हैरिस है वो अपने दफ्तर में जाके सोया पड़ा है, और उस दफ्तर को उसने बिल्कुल एक महल की तरह बनाया हुआ है, और उसको उसने इतना सजाया है कि इवन वॉशरूम के अंदर उसने हेरिंगबोन टाइल यानी कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से टाइलें लगाई हैं, जिसके इसने पिलर्स बनाए हुए हैं और बहुत खूबसूरत सजाया हुआ है। पैट्रिक पानी की सुरंग से उसके महल में दाखिल होने में कामयाब हो जाता है। ही स्नीक्स इन थ्रू वाटर टनल। और जो कैरेवेगियो है और जो जियानेटा है, वो एक यॉट को, एक कश्ती को चोरी कर लेते हैं और उससे बेसिकली इस्तेमाल करते हैं, और पैट्रिक लुइस को एक एयर टैंक की मदद से वहां तक ड्रॉप करके आते हैं। और फिर वो एयर टैंक, क्योंकि वो टनल से सांस तो ले नहीं सकता, तो उस एयर टैंक के जरिए वो वहां तक पहुंच जाता है कमिश्नर हैरिस के करीब। तो इस सारे काम में ये जो सारा सफर उसने तय किया उसमें बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है पैट्रिक लुइस, और वो अभी डायनामाइट से जाके उसको टनल को तबाह करना ही चाहता है, लेकिन वो जब पानी से आ रहा होता है अंडर वाटर तो उसके जो वायर कटर्स हैं वो उससे गुम हो जाते हैं, और वहां पे फिर वो हैरिस का जो बेडरूम है उसमें दाखिल हो जाता है और उसको जाके बताता है कि ये फ्यूज बॉक्स है और मैंने ये वाटर वर्क जो है इसमें पूरे बम लगा दिए और मैं इसको भी फटा दूंगा। और पैट्रिक जो है वो हैरिस को कन्फ्रंट करता है और उनके आपस में एक झगड़ा होता है कि इसने तमाम मजदूरों की जिंदगी तबाह की हुई है और खुद कितनी एक्स्ट्रावेगेंस किस्म की और बड़ी लग्जरी और बड़ी नॉन इसेंशियल किस्म की और शहाना जिंदगी गुजार रहा है। और ये जिस बिल्डिंग में सोया पड़ा है, इस बिल्डिंग में सोने की वजह से कितने मजदूरों ने जान दी और कितने मजदूर मुश्किल में हैं जो कि इस बिल्डिंग को बना रहे हैं, ये जिन्होंने बनाया है। अब हैरिस जो है वो जानबूझ के पैट्रिक को बातों में लगा के रखता है कि सुबह तक मैं इसको बातों में लगा के रखता हूँ, अदरवाइज ऐसा ना हो कि इसको ब्लास्ट कर दे, और ऐसा होगा कि जैसे ही सुबह होगी तो एक संतरी या एक गार्ड जो है वो आ जाएगा और फिर मामला निबट जाएगा, इसको हम पकड़ लेंगे। तो पैट्रिक लुइस को बातों में लगा के रखता है और ऐसे बातों में लगाता है कि पैट्रिक को नींद आ जाती है और वो सो जाता है, और इतने में फिर वो जो गार्ड है वो भी एंटर हो जाता है, और हैरिस जो है उस गार्ड को कहता है कि इससे डेटोनेटर ले लो और इस पैट्रिक को पकड़ो और उसको लेके जाओ, ये मतलब वो जख्मी हो चुका है चूंकि, तो इसको जाके इसकी मेडिकल ट्रीटमेंट करवाओ। और वो छोड़ देता है पैट्रिक लुइस को, कुछ भी नहीं कहता, मींस कि उसको वो प्रोसिक्यूट करे या उस पर कोई अदालती कार्रवाई करे, बिल्कुल मतलब उसकी कोई इम्पीचमेंट वगैरह के बारे में वो नहीं सोचता। अब हम देखते हैं कि जो पैट्रिक लुइस है वो घर पे है एंड ही इज रिकवरेटिंग, मतलब रिकवर कर रहा है, ठीक हो रहा है, अपने वो जो जख्म है उससे ठीक हो रहा है। तो हैना उसको जगाती है, उसको बताती है कि क्लारा डिकिंस नाम की एक खातून है जो उससे मिलने आई है और वो कई घंटे से 4 घंटों से बैठी हुई है और उसका इंतजार कर रही है, और हैना उसको बताना भूल गई है पैट्रिक लुइस को क्योंकि वो सोया हुआ था। अब क्लारा ने दोबारा बुलाया है और उसने कहा है कि वो इंतजार कर रही है बाहर उसका, और वो एक टेलीफोन बूथ के बाहर खड़ी हुई है और बड़ी ठंड है और फिर भी वहां पे खड़ी है, वो इंतजार कर रही है कि पैट्रिक उसकी कॉल करे और पैट्रिक और क्लारा डिकिंस का आपस में राब्ता हो जाए। तो यहाँ पे हमें नॉवल में पता लगता है कि क्लारा जो है वो फोन पे है और पैट्रिक जो है वो दौड़ के जाता है और उसको मिलना चाहता है, उसे हासिल करना चाहता है, और क्लारा उसको बताती है कि एम्ब्रोस मर गया है, और पैट्रिक को वो रिक्वेस्ट करती है, कहती है कि तुम मेरे पास आ जाओ अभी, और पैट्रिक उसको कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। और उसके बाद वो मजीद 1 घंटा सोचता है और फिर हैना को कहता है कि तुम मुझे जगा देना, और फिर वो मिल के जा रहे हैं। 4 घंटे का एक लंबा सफर है टुवर्ड्स द नॉर्थ, क्लारा को मिलने जा रहे हैं।
और वो हैना को कहता है कि मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि क्लारा कौन है, लेकिन जब हम ड्राइव कर रहे होंगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि हैना क्लारा कौन है, और फिर मैं तुम्हें और भी कहानियां सुनाऊंगा और उसकी वालदा, उसकी मदर की यानी कि एलिस की जिंदगी की कहानियां भी सुनाऊंगा, लेकिन ड्राइविंग के दौरान। और ये सारी चीजें जो है ना, इसको नॉवल में इटैलिसाइज लिखा गया है और ये प्रोलोग के तौर पे या इंट्रोडक्शन के तौर पे बयान की गई हैं, जैसे कि ऐसे लगता है कि ये कार में सफर के दौरान ही पूरा नॉवल जो है इन द स्किन ऑफ अ लायन, पैट्रिक लुइस ने हैना को ये सारी कहानियां सुनाई हैं और उससे ये नॉवल सारा डेवलप हुआ है। इस नॉवल में एक सब्जेक्टिविटी है कि जो भी इस कहानी को पढ़ेगा तो वो अपने हिसाब से एक आइडिया लगा सकता है या अपने हिसाब से इस स्टोरी टेलिंग को एक्सप्लेन कर सकता है या कंसीव कर सकता है। तो बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स हैं इसमें और कोई एक तो इतना आसान नहीं है इसको बयान करना या समझाना, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको समझ आए। तो अभी हम वन बाय वन देखते हैं कि माइकल ओंडार्जी ने इन द स्किन ऑफ द लायन में कौन कौन सी थीम्स एम्प्लॉय की हैं। तो सबसे पहले जो इन्होंने थीम एम्प्लॉय की है वो है इमिग्रेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। कैरेक्टर एनालिसिस अगर आप वीडियो देखेंगे तो उसमें भी हमने हर कैरेक्टर को उसकी थीम्स में देखा है और उसके फीचर्स और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा है, तो उनमें इमिग्रेशन और डिस्प्लेसमेंट सब कैरेक्टर्स में हमें कॉमन नजर आई है। तो ये नॉवल एक्सप्लोर करता है कि इमिग्रेंट्स का क्या एक्सपीरियंस है और तमाम कैरेक्टर्स जो हैं जो टोरंटो में आए हुए हैं एक अच्छी जिंदगी गुजारने का ख्वाब लेके, जिस तरह के लोग गांव से शहरों की तरफ आते हैं, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट की थीम है, कल्चरल ट्रांजिशंस हैं और जो न्यू कमर्स हैं जो कि एक नई आबादी में आके रह रहे हैं और अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो उनको कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, ये इस तमाम नैरेटिव में हमें नजर आता है। फिर इस नॉवल में लेबर एंड सोशल जस्टिस की एक थीम है। जो कंस्ट्रक्शन बूम है टोरंटो में, बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है 1920 के टाइम में, ये एक बैकड्रॉप है जो कि एक्सप्लोर कर रहा है कि लेबर क्लास को कितने ज्यादा मसाइल हैं और कितने ज्यादा उनको सोशल जस्टिस का प्रॉब्लम है कि उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। और फिर कमिश्नर हैरिस जैसे कैरेक्टर के बैकग्राउंड में जब हम स्टोरी को देखते हैं कि किस तरह जुल्म हो रहा है लेबर क्लास के ऊपर, कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, तो ये नॉवल हमें बताता है और डिपिक्ट करता है कि जो वर्किंग क्लास की स्ट्रगल्स हैं और उनकी जो स्ट्राइक्स हैं, वो जो हड़ताल करते हैं, उनके तमाम जो फेयर ट्रीटमेंट के परसूट्स हैं, वो चाह रहे हैं कि हमारे साथ भी अच्छा रवैया रखा जाए और हमें अच्छी वर्किंग कंडीशंस दी जाएं ताकि हम भी एक इंसानों की तरह एक अच्छी जिंदगी गुजारें और अपना लाइवलीहुड अर्न करें, अपनी कमाई करें, रिस्क कमाएं। लव एंड रिलेशनशिप का एक थीम है इसमें जो कि सेंट्रल थीम है और नॉवल एक्सप्लोर करता है एक रोमांटिक और एक प्लाटोनिक किस्म का रिलेशनशिप। प्लाटोनिक मीन्स कि समटाइम्स सेक्सुअल, समटाइम्स नॉन सेक्सुअल, समटाइम्स फिजिकल, समटाइम्स नॉन फिजिकल। एक इस तरह का एक एमिकेबल सा एक ताल्लुक है जिसमें मीन्स कि अगर फिजिकलिटी इन्वॉल्व भी है लेकिन एक दिल में भी उसकी चाह है और तड़प है और लोग कनेक्टेड है एक दूसरे से और कई सालों बाद एक दूसरे को मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी मीन्स कि वो एलिस के साथ मिला तो एलिस की बच्ची को अडॉप्ट कर लिया, फिर वो क्लारा के साथ मिला तो उसके साथ रहना चाह रहा था लेकिन एम्ब्रोज की वजह से अलग नहीं हुए, लेकिन जैसे ही एम्ब्रोज मरा तो क्लारा फिर उसके पास आ गई, तो इनकी आपस में एक कनेक्टेडनेस है। तो एक कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स ऑफ लव है, पैशन है और एक इम्पैक्ट ऑफ पर्सनल कनेक्शंस हैं और एक इंडिविजुअल की जिंदगी के ऊपर एक इंट्रिकेटली एक नैरेटिव डेवलप किया है माइकल ओंडार्जी ने, जिसमें हमें मोहब्बत और ताल्लुकात आपस में लड़ते झगड़ते मिलते बिछड़ते नजर आते हैं। पावर एंड अथॉरिटी जो नॉवल में हम एग्जामिन करते हैं, पावर डायनामिक्स और अथॉरिटी का स्ट्रक्चर, तो ये वर्क प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में भी है और एट लार्ज इन सोसाइटी मीन्स पावर किस तरह, उसकी डायनामिक किस तरह काम करती है वो हमें पता लगता है। तो तमाम कैरेक्टर्स जो हैं वो या तो पावर प्ले कर रहे हैं या इन्फ्लुएंस्ड बाय द पावर है, या तो मतलब वो उन पे जुल्म हो रहा है या वो जुल्म कर रहे हैं। ये जो डिफरेंट किस्म की पोजीशन ऑफ पावर्स हैं ये हाईलाइट करती हैं डिस्पैरिटीज को, डिफरेंसेस को, इनइक्वालिटीज को और कॉन्फ्लिक्ट्स को, जो कि फाइट्स हैं, स्ट्रगल्स हैं और क्लैशेस हैं और वो सिस्टम के अंदर इनहेरिटेड है, वो उससे निकाले नहीं जा सकते। अगेन क्लास डिवाइड, क्लास डिफरेंसेस और जो सोशल हायरार्कीज हैं वो भी एक्सप्लोर की हैं माइकल ओंडार्जी ने, क्योंकि तमाम कैरेक्टर्स डिफरेंट किस्म के बैकग्राउंड से आ रहे हैं और मैक्सिमम कैरेक्टर्स जो कि इमिग्रेंट हैं उनका जो पास्ट है वो मिस्टीरियस है, पता नहीं है किधर से आए हैं, लेकिन वो नॉवल में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और तमाम जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हैं वो किस तरह इंडिविजुअल्स की लाइफ के एक्सपीरियंसेस को, उनके रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर कर रही हैं और किस तरह वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं जो कम्युनिटी के अंदर टेंशंस डेवलप हो रही हैं। तो क्लास डिवाइड का एक रोल इस प्ले में माइकल ओंडार्जी ने दिखाया है। जिस तरह के एम्ब्रोस स्मॉल एक मिलेनियर है, क्लारा डिकन्स जो है वो उसकी एक मिलेनियर मिस्ट्रेस है, जियानेटे एक मिलेनियर की बेटी है
तो ये क्लास डिफरेंसेस हमें नजर आते हैं। जबकि एलिस स्ट्रगल कर रही है अपनी बच्ची के साथ और ये भी थ्रू आउट स्ट्रगल कर रहा है पैट्रिक ल्यूइस। हिस्टोरिकल नैरेटिव जो हैं वो भी ओंटार्जी ने इस प्ले में दिखाए हैं, जिसमें हमें एक ब्लेंड मिलता है फैक्ट और फिक्शन का। तो नॉवल में जो रियल हिस्टोरिकल इवेंट फीचर हुआ है और जो फिगर्स फीचर हुए हैं, जिस तरह के एम्ब्रोस मॉल जो कि एक एक्चुअल मिलेनियर कैरेक्टर है, जो कि एक थिएट्रिकल टाइकून है, उसकी डिसअपीयरेंस की सूरत में हमें दिखाया गया है। और ओंटार्जी मैनिपुलेट करता है इन एलिमेंट्स के साथ और क्रिएट करता है एक इस तरह का नैरेटिव जो कि एक ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल फिक्शन के बियॉन्ड जाता है, जिसमें हमें मोहब्बत भी नजर आती है, जिसमें हमें एक इंट्रिग्यू भी नजर आती है, जिसमें हमें अब डिस्प्लेसमेंट और एक इंट्रिकेट रिलेशनशिप का जो आपस में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं विद इन दी सोसाइटी वो नजर आते हैं। आर्ट एंड क्रिएटिविटी भी एक थीम है इस नॉवल की, स्पेशली निकोलस टेबलकॉफ के कैरेक्टर में ही हमें नजर आती है। तो उसके जो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस हैं, जिसमें पेंटिंग्स हैं, स्टोरी टेलिंग है, वो हमें एक एवेन्यू प्रोवाइड करते हैं और हम इस कैरेक्टर को एक्सप्लोर करते हैं कि वो हमसे कम्युनिकेट कर रहा है और अपने एक्सपीरियंसेस और अपने पर्सपेक्टिव लिटरेरी फॉर्म में और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के तौर पे बता रहा है, और जिसका पैट्रिक ल्यूइस की लाइफ पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस भी है। यानी कि निकोलस टेबलकॉफ के रिलेशन की वजह से पैट्रिक ल्यूइस की एस्पिरेशंस और उसके पर्सपेक्टिव्स जो हैं वो रीडिफाइन हुए हैं। आइडेंटिटी एंड पर्सनल हिस्ट्री, सो जितने भी कैरेक्टर्स हैं, सो दे ग्रैपल एंड दे डील विद द क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी, और उनकी जो पर्सनल हिस्ट्री है वो उनकी जिंदगियों को इम्पैक्ट कर रही है। इस नॉवल में तमाम इंडिविजुअल्स जो हैं और उनकी जो सेंस ऑफ सेल्फ विद इन है और उनकी सेल्फ डिस्कवरी जो है सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस के कॉन्टेक्स्ट में नेविगेट कर रही है। उन तमाम के कल्चरल बैकग्राउंड्स और तमाम के पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो हैं वो उनकी इंडिविजुअलिटी को नॉवल में एक्सप्लोर कर रहे हैं कि किस तरह वो एज एन इंडिविजुअल स्टैंड करते हैं नॉवल में और किस तरह वो कनेक्टेड विद अदर रिलेशन स्टैंड करते हैं नॉवल में। जिस तरह के हम देख सकते हैं कि पैट्रिक ल्यूइस ने, जो कि एक माइग्रेटेड है, और उसने एलिस की बेटी हैना को अडॉप्ट कर लिया है। हालांकि वो एक गांव से आया था मेहनत मजदूरी के लिए, लेकिन किस तरह वो एक एक्ट में इन्वॉल्व हो गया। सो आइडेंटिटी एंड पर्सनल हिस्ट्री कंस्ट्रक्टिंग नैरेटिव है, और नॉवल एम्फसाइज करता है कि तमाम पर्सनल और तमाम कलेक्टिव एफर्ट्स जो हैं वो पूरे नैरेटिव को कंस्ट्रक्ट कर रही हैं, और तमाम कैरेक्टर्स जो हैं वो स्टोरीज को शेप कर रहे हैं और अपनी जिंदगियों को बना रहे हैं, और एक लार्जर हिस्ट्री ऑफ द सिटी हमें बता रहे हैं कि हर कैरेक्टर उस शहर के अंदर जो जिंदगी है वो कैसे गुजर रही है उसके बारे में हमें रिफ्लेक्शंस देता है। और जितनी भी मैनिपुलेशंस हैं और जितनी भी इंटरप्रिटेशंस हैं नैरेटिव के अंदर, वो बहुत ही सिग्निफिकेंट थीम के तौर पे नॉवल के अंदर रिप्रेजेंट की गई हैं। अगेन, जिसमें लव है, बिट्रेयल है, इमिग्रेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, और इस तरह की और रिलेटेड थीम्स हैं। मिस्ट्री एंड इंट्रिग्यू, एम्ब्रोस मॉल की जो डिसअपीयरेंस है वो मिस्टीरियस है। मैक्सिमम कैरेक्टर्स जो हैं उनका जो ओवरऑल एटमॉस्फेरिक टोन डेवलप हुई है नॉवल में, वो सब की मिस्टीरियस है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं हमें नहीं पता। तो इससे नॉवल के अंदर एक थीम ऑफ मिस्ट्री और एक थीम ऑफ इंट्रिग्यू, एक साजिश या एक कॉन्स्पिरेसी सी हमें नजर आती है। और ये जो नैरेटिव है ये लेयर्ड है, जिसके अंदर सीक्रेट्स हैं, जिसके अंदर रूमर्स हैं, अफवाहें हैं और अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चंस पुश करते हैं, प्रोपेल करते हैं स्टोरी को, स्टोरी आगे की तरफ चलती है। तो ये जितनी भी थीम्स हमने डिस्कस की हैं ये एक टेक्सचर क्रिएट करती हैं और एक इमर्सिव किस्म की एक्सप्लोरेशन देती है हमें कि टोरंटो की हिस्ट्री में जो टोरंटो के रहने वाले लोग थे, जो इनहैबिटेंट्स थे, वो किस तरह उस टाइम में ट्रांसफॉर्म हुए और उन्होंने किस तरह टोरंटो को ट्रांसफॉर्म किया है और उन्होंने किस तरह वहां पे अपनी जिंदगियां गुजारी हैं। नाउ वी क्रिटिकली एनालाइज द नॉवल इन द स्किन ऑफ लायन बाय माइकल ओंटार्जी। तो इस क्रिटिकल एनालिसिस में हम देखते हैं कि यूज ऑफ लैंग्वेज क्या है, स्टाइल क्या है, टोन क्या है, सेटिंग क्या है और फिगरेटिव लैंग्वेज कौन सी यूज की है। सो यूज ऑफ लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से ओंटार्जी ने पोएटिक और इवोकेटिव और प्रोवोकेटिव किस्म की लैंग्वेज यूज की है, जो कि बहुत ही हॉन्टिंग और बहुत ही सजेस्टिव है। और इस तरह के सेंटेंसेस बनाए हैं ओंटार्जी ने जो कि बहुत ही रिच इमेजरी प्रेजेंट करते हैं और बहुत विविड और बहुत ही ओपन किस्म की सेंसरी लैंग्वेज जो कि कैरेक्टर्स के अंदर और सीन्स के अंदर लाइफ लेके आती है वो रिप्रेजेंट की है। और यूज ऑफ लैंग्वेज में जो प्रोज का एलिमेंट है वो रिफ्लेक्ट करता है कि कितनी खूबसूरत और कितनी कॉम्प्लेक्स किस्म के ह्यूमन एक्सपीरियंसेस हैं जो कि हमें तमाम कैरेक्टर्स की जिंदगियों में नजर आते हैं। स्टाइल, ओंटार्जी का जो राइटिंग स्टाइल है वो उनकी लिरिकल क्वालिटी की वजह से जाना जाता है। वो प्रोज में भी पोएटिक एलिमेंट लेके आते हैं और मल्टीपल किस्म के नैरेटिव्स को एक मोज़ेक लाइक इंटरकनेक्टेड स्टोरीज बनाते हैं। वो मोज़ेक कहते हैं ऐसी चीजें जिनका आपस में डायरेक्ट ताल्लुक नहीं होता, एक
मेडले सा है, एक वैरायटी है जिसमें डिफरेंट किस्म की चीजों को इकट्ठा करके मिक्स करके एक ओवरऑल जबरदस्ती पिक्चर बनाई जाती है। तो पुराने जमाने में खिड़कियां होती थी जिनमें रंगदार किस्म के शीशे होते थे और छोटे छोटे रंगदार टुकड़े होते थे। तो बेसिकली उसको मोज़ेक इफेक्ट कहते हैं कि वो हर कलर डिफरेंट है, डिफरेंट साइज का है, लेकिन जब वो इकट्ठे होते हैं तो एक बहुत जबरदस्ती पिक्चर रिप्रेजेंट करते हैं। और अगेन ओंडार्ची का जो स्टाइल है वो नॉन लीनियर है और मेमोरी बेस्ड है, जिसमें फ्लैशबैक्स हैं और पर्सपेक्टिव शिफ्ट होता है और एक लेयर्ड किस्म की कंस्ट्रक्शन है जिसमें रीडर्स जो हैं उनका एक्सपीरियंस एक डिवोटेड और एक इमर्सिव किस्म का है। क्योंकि माइकल ओंडार्ची का राइटिंग स्टाइल क्रोनोलॉजिकल नहीं होता। नॉवल की जो टोन है वो डिफरेंट लेवल्स के ऊपर डिफरेंट है। इसमें डिफरेंट रेंज ऑफ इमोशंस हैं और मोमेंट ऑफ टेंडरनेस है, इंटीमेसी है, इसमें प्यार मोहब्बत है, लव अफेयर्स हैं, सेंसिटिविटी है, रॉनेस है और उसमें जो टेंशन की एपिसोड्स हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, एक मिक्सचर है, टोन एक नहीं है। और जो ओंडार्ची की प्रोज है इसमें जो सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया है उसकी भी रिफ्लेक्शन है। नॉस्टैल्जिया बेसिकली हम इसको होम सिकनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ले सकते हैं, लेकिन हम इसको इस तरह भी देख सकते हैं जैसे हमें कोई रिग्रेट होता है पास्ट किसी मेमोरी के बारे में और हम जब उसको याद करते हैं और एक विस्टफुल किस्म की और एक रिग्रेटफुल किस्म की एक जो सिचुएशन डेवलप होती है एक पास्ट इवेंट को याद करके, उसको नॉस्टैल्जिया कहते हैं। मेमोरी से डिफरेंट होता है। और अगेन इस टोन में प्रोज को जो पोएटिक एलिमेंट के तौर पे लिया गया है और लिरिकली रिप्रेजेंट किया गया है वो भी एक मेलंकलिस किस्म की और सैड और डिप्रेस्ड किस्म की टोन रिफ्लेक्ट करता है। नॉवल की सेटिंग को अगर देखें तो प्राइमरीली तो ये टोरंटो में अर्ली 20th सेंचुरी में सेट हुआ है और विविडली ये सिटी लाइफ को उस टाइम पे रिफ्लेक्ट कर रहा है जबकि टोरंटो में सिग्निफिकेंट किस्म की चेंजेस आ रही थी और बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही थी और लेबर स्ट्राइक्स चल रही थी और इन्फ्लक्स ऑफ इमिग्रेंट्स था कि लोग मजदूरी की तलाश में और अच्छी जिंदगी की तलाश में माइग्रेट करके शहर की तरफ आ रहे थे। तो ये सेटिंग जो है बहुत ही डायनामिक बैकड्रॉप प्रोवाइड करती है जिसके अंदर हमें डिफरेंट किस्म के कैरेक्टर्स मिलते हैं और उनके डिफरेंट किस्म के एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। फिगरेटिव लैंग्वेज यूज की है ओंडार्ची ने जिसमें मेटाफर्स हैं, सिमिलीज हैं और इन्होंने एक बहुत ही डिटेल्ड और नुआंस्ड किस्म की डिस्क्रिप्शंस दी हैं जो कि लेयर्ड हैं, एक दूसरे के ऊपर तह दर तह लगी हुई हैं। और जो फिगरेटिव लैंग्वेज है वो इमोशंस को इवोक करती है और इमेजरी को एनहेंस करती है और बहुत डीपर मीनिंग्स कन्वे करती है और नैरेटिव का कनेक्शन डेवलप करती है और उसको मजीद मीनिंगफुल बनाती है विद इन दी कैरेक्टर्स और एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर की तरफ भी। उनकी जितनी भी इस नॉवल की थीम्स हैं थ्रू मेटाफर, थ्रू सिमिलीज और थ्रू विविड इमेजरी और डीपर मीनिंग हमें कन्वे की गई है। नैरेटिव स्ट्रक्चर जो है वो बहुत इंट्रिकेट है, कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत सोफिस्टिकेटेड है जिसमें मल्टीपल किस्म के पर्सपेक्टिव्स हैं और डिफरेंट टाइमलाइंस हैं। चूंकि ओंडार्ची का एक फीचर है कि वो फ्रेगमेंटेड स्टोरी टेलिंग करते हैं जो कि डिसजॉइंटेड होती है और टुकड़ों में होती है और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं होती, तो वो डिफरेंट जो लाइव्स हैं उनको जो कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं उनके एक्सपीरियंसेस को एक दूसरे के अंदर उन्होंने इस तरह बनाया कि उसमें कोई एक तरतीब नहीं है लेकिन इस बेतरतीबी में भी एक खूबसूरती है। सो नॉन लीनियर स्ट्रक्चर है, ये स्टोरी टेलिंग की डेप्थ को मजीद बढ़ाता है और इनवाइट करता है रीडर्स को कि वो स्टोरी उनको एज ए पजल प्रेजेंट की गई है और अब वो खुद इसको जोड़ें और समझने की कोशिश करें कि एक्चुअली किसकी स्टोरी कहाँ पे जाके जुड़ रही है और किसका ताल्लुक किससे कैसे बढ़ रहा है। सो एज ए पजल रिप्रेजेंट किया गया है स्ट्रक्चर को जिसको अभी रीडर ने खुद सुलझाना है। सिंबोलिज्म एक प्रोमिनेंट फीचर है ओंडार्ची की राइटिंग का। उसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो इवेंट्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं वो सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस भी प्रेजेंट करते हैं और वो जो नैरेटिव है नॉवल का उसके मीनिंग में एक लेयर ऐड करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी की। फॉर एग्जांपल जिस तरह के ब्रिजेस को हम सिंबोलिज्म के तौर पे ले सकते हैं कि वो एक मेटाफर के तौर पे हमने ली है ब्रिजेस कि ये कनेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स करती हैं और जो आइडेंटिटीज हैं फोर्जिंग ऑफ आइडेंटिटीज मीन कि डिफरेंट आइडेंटिटीज को थ्रू ब्रिजेस हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह कि हम एक वॉल है, दीवार, उसको एक मेटाफर के तौर पे ले सकते हैं कि ये एक ऐसी चीज है जिससे जुदाई बढ़ती है और एक ब्रिज एक ऐसी चीज है जिससे कनेक्टेडनेस बढ़ती है। सिनेमैटिक इमेजरी जो है वो भी इवोक होती है ओंडार्ची के राइटिंग स्टाइल में। तो इनके जो सीन्स हैं वो डिस्क्राइब करते हैं और बहुत ज्यादा विजुअल प्रिसीजन है उसमें और एग्जैक्ट और एक्यूरेट किस्म की एटमॉस्फेयर को, उसकी डिटेल्स को हर मोमेंट पे कैप्चर किया है ओंडार्ची ने। और ये जो सिनेमैटिक क्वालिटी है ये कंट्रीब्यूट करती है कि जो स्टोरी टेलिंग है वो बहुत डीप और बहुत इमर्सिव है और इसको मींस कि अगेन थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस पे भी कन्वर्ट किया जा सकता है। कैरेक्टर वॉइसेस, नॉवल के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो डाइवर्स हैं
और हर किसी की अपनी एक डिस्टिंक्ट स्टोरी है, उसकी अपनी एक आवाज है, उसका अपना एक पर्सपेक्टिव है, और बहुत ही स्किलफुली हर इंडिविजुअल, हर कैरेक्टर को थ्रू दी डायलॉग उसकी इनर थॉट प्रोसेस क्या है, उसके ज़हन में कौन सी ओपिनियंस हैं, व्यूज हैं, फीलिंग्स हैं, उसकी जजमेंट्स क्या हैं, उसके बिलीव्स क्या हैं, बहुत ही यूनिक नैरेटिव स्टाइल में ओंटार्ची ने स्किलफुली कैप्चर की है। कल्चरल सेंसिटिविटी, ओंटार्ची ने डेमोन्स्ट्रेट की है कल्चरल सेंसिटिविटी डिफरेंट किस्म के कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे करके कि वो तमाम डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हैं और डिफरेंट किस्म की कल्चरल सेंसिटिविटीज है उनकी। और थ्रू दिस नॉवल उन्होंने एक्सप्लोर की हैं इमिग्रेंट्स के एक्सपीरियंसेस के, जो लोग अपने इलाके छोड़ के शहरों में अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए आते हैं, उनको किस किस्म के एक्सपीरियंसेस का सामना होता है। और एक्नॉलेज किया गया है कि उनका जो कल्चरल हेरिटेज है, नए एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने के लिए उसको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इस नॉवल में पोएटिक लैंग्वेज और एक इंट्रिकेट नैरेटिव स्ट्रक्चर और बड़ी इवोकेटिव सेटिंग और एक केयरफुल यूज ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज किया गया है। और ओंटार्ची का जो राइटिंग स्टाइल है वो रीडर को इनवाइट करता है कि वो मल्टी फेसेटेड एक्सप्लोरेशन ऑफ हिस्ट्री करें, आइडेंटिटी करें और ह्यूमन कनेक्शन जो है उसके साथ एंगेज हों और समझने की कोशिश करें। और पूरी स्टोरी एज ए पजल रिप्रेजेंट की गई है और रीडर पे छोड़ा गया है कि वो अब इसको कनेक्ट करें और इससे सब्जेक्टिव किस्म के रिजल्ट्स को ड्रा करें। माइकल ओंटार्ची का ये नॉवल जो है, इसमें पोएटिक और इवोकेटिव लैंग्वेज यूज की गई है और पूरा नॉवल भरा पड़ा है उनके इस नैरेटिव स्टाइल से। तो इसमें से मैंने कुछ नोटेबल कोट्स सिलेक्ट की हैं और उनकी एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी दूंगा, जिनको हम नॉवल को समझने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब हमें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज अटेम्प्ट करनी हो या माइकल ओंटार्ची के इस नॉवल के हवाले से कुछ चीज हमने रिफ्लेक्ट करनी हो तो उसमें हम कोट भी कर सकते हैं। सो जो फर्स्ट कोट है, द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ एवरी नॉवल शुड बी, ट्रस्ट मी, दिस विल टेक टाइम बट देयर इज ऑर्डर हियर, वेरी फेंट, वेरी ह्यूमन। ये कोट बेसिकली समराइज कर रही है, ये एनकैप्सुलेट कर रही है ओंटार्ची के नैरेटिव स्टाइल को, और वो इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि स्टोरी टेलिंग में कॉम्प्लेक्सिटी होती है, और वो रीडर को इनवाइट करती है कि वो ट्रस्ट करें नैरेटिव के अंदर जो ह्यूमैनिटी और ऑर्डर को जिस तरह तरतीब दी गई है, जिस तरह वोवन किया गया है, बुना गया है, उसको ट्रस्ट करें और स्टोरी टेलिंग की कॉम्प्लेक्सिटी जो है उसको एंजॉय करें और एक्नॉलेज भी करें। नेक्स्ट कोट इज, यू कुड स्टेप आउट ऑफ द क्लास रूम ऑफ योर ओन लाइफ and inch your way across a ledge many stories up standing on this platform। तो बेसिकली एक इमेजरी है जो इस कोट में एक आइडिया ऑफ टेकिंग रिस्क को कैप्चर कर रही है, कि मींस रिस्क लेने चाहिए लाइफ में और स्टेप बियॉन्ड द कन्फाइंस वंस कंफर्ट जोन, के अपने कंफर्ट जोन से निकलना चाहिए और जहां पे आपने खुद को कन्फाइन किया हुआ है उससे निकलना चाहिए, और ये जो प्रिकेरियस और रिस्की लेज ऑफ लाइफ है उस पर लाइफ नेविगेट करें, खतरों में आए, ना कि ये कि कंफर्ट जोन में रहें तो आप जिंदगी को फुली एक्सपीरियंस नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट इज, एंड आफ्टर दैट डिस्टेंट रोर द सिटीजंस गैदर एज वन बॉडी, इट वाज द रोर ऑफ अ बीस्ट इनसाइड देम, अ सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन। तो ये बेसिकली डिस्क्राइब कर रही है कि कलेक्टिव इमोशंस हैं सिटीजंस में जो एक सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ है और उसके रिस्पॉन्स में वो डेवलप हुए हैं, और उन्होंने बीस्ट को एज ए मेटाफर लिया है और कन्वे की है मीनिंग कि सबकी जो सेंस ऑफ मेलंकली है या सैडनेस है या सबकी जो परेशानियां हैं वो शेयर्ड हैं, तमाम के एक्सपीरियंसेस एक जैसे हैं क्योंकि तमाम इमिग्रेंट्स हैं और उन्हें एक बॉडी के तौर पे इकट्ठा होना पड़ेगा और इसको फेस करना पड़ेगा यूनिटी से। नेक्स्ट कोट इज, बिफोर द रियल सिटी कुड बी सीन इट हैड टू बी इमेजिन्ड, द वे रूमर्स एंड टॉल टेल्स वर अ काइंड ऑफ चार्टिंग। तो बहुत जबरदस्त तरीके से ओंटार्ची ने बताया है कि एक पावरफुल इमेजिनेशन दी है उन्होंने कि जिस शहर को आपने देखना है असल में पहले आपको उसको इमेजिन करना पड़ेगा, परसीव करना पड़ेगा और अपनी परसेप्शन में और उसको अपने ख्वाबों में ड्रॉ करना पड़ेगा। और ये एम्फसाइज करता है कि स्टोरीज का, कहानियों का और अफवाहों का क्या रोल है, वो किस तरह नेविगेट करती हैं लाइफ को। नेक्स्ट इज, एवरीवन हैड अ हैट इन दोज डेज, इट वाज द लॉ। सो ये कोट जो है ये हमें बता रही है कि एक कल्चरल और एक सोशल नॉर्म है उस वक्त की, और बहुत ह्यूमरसली सजेस्ट कर रही है मजाक में, एक फनी अंदाज में, कि हर किसी ने वो कैप पहननी है और उस पर फर्ज है और ये कानून बना दिया गया है, भले वो जरूरी है या नहीं लेकिन आपको वो पहननी पड़ेगी। सो एक वजन है जो आपने सर पे रखना है, दिल है या नहीं है लेकिन ये कानून बना दिया और आपने पहनना ही पहनना है। हिज थंब एंड फोर फिंगर वर अ ब्रिज टू व्हाट ले अहेड। सो मेटाफोरिकली ये एक्सप्रेस कर रहे हैं, और कैरेक्टर जो है उसके जो हाथ हैं
उसकी ये इंपॉर्टेंस को सिग्निफाई कर रहे हैं कि वो इस पुल को बनाएंगे और सिंबलाइज कर रहे हैं कि जो फ्यूचर है वो इस पुल के सामने अहेड एग्जिस्ट कर रहा है और ये पुल इन हाथों से बनेगा और हम उस फ्यूचर तक पहुंचेंगे। और बेसिकली ब्रिज भी सिंबलिज्म के तौर पे लिया गया है इस नॉवल में कि ये कनेक्ट करेगा लोगों को, कल्चरल्स को और डिफरेंट किस्म की आइडेंटिटीज को कनेक्ट करेगा और उनको कनेक्ट करने में इन हाथों का भी किरदार होगा जो कि मजदूरों के हाथ हैं जो उसमें काम कर रहे हैं। Next is, more than the war, it was the unsettling nature of their own art that distressed these men. So ये एक इमोशनल इम्पैक्ट आर्ट का रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और सजेस्ट कर रहे हैं कि असल में ये जंग नहीं है जिसने इतना ज्यादा असर डाला है लोगों की जिंदगियों पे, बल्कि ये उनकी अपनी ओन क्रिएशंस हैं और उनकी अपनी सेल्फ है जो कि एक अनसेटल्ड नेचर है और उसका ज्यादा प्रोफाउंड इम्पैक्ट है उनकी लाइफ के ऊपर। कि जंग तो हो गई लेकिन जंग के बाद जो एक इंसान के अंदर की जंग चल रही है और उसके एम्बिशंस हैं और उसके एस्पिरेशंस हैं, बेसिकली वो हैं जिन्होंने एक इमोशनल इम्पैक्ट डाला हुआ है तमाम कैरेक्टर्स की जिंदगियों में। द पास्ट इज अ प्लेस बट द फ्यूचर इज वाइड एंड डीप। सो ओंटोची कंट्रास्ट कर रहे हैं कन्फाइंड नेचर ऑफ द पास्ट को, कि पास्ट बस वो एक कन्फाइंड नेचर उसकी, वो जो भी है गुजर गया है और वो हमें पता है कि वो इतना सा ही है, ना अभी वो चेंज हो सकता है ना उसमें कोई अमेंडमेंट हो सकती है, वो जो था बस था और वो है। लेकिन जो फ्यूचर है उसमें पॉसिबिलिटीज हैं, उसमें हम एक्सपैंड कर सकते हैं, उसमें हम एक्सेल कर सकते हैं और ये एम्फसाइज कर रहे हैं कि जो गुजर गया है वो गुजर गया है लेकिन जो वास्टनेस है जो अभी आना है, व्हाट इज येट टू कम, उसमें बहुत पॉसिबिलिटीज हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। सो बेसिकली मोटिवेट कर रहे हैं और एक प्रोग्रेसिव अप्रोच है। नेक्स्ट इज ही हैड नो लॉन्गर एनी आइडिया व्हाट टू डू विद हिज ओन करेज। सो ये कोट एक्सप्लोर कर रही है थीम ऑफ करेज को और एक डिसओरिएंटेशन है, एक कंफ्यूजन है, एक परप्लेक्सिटी है जो कि बढ़ रही है सेंस ऑफ पर्पस के हवाले से, कि सेंस ऑफ पर्पस ये मकसद ही अनक्लियर हो गया है, कोई समझ नहीं आ रही कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है और मींस मेरी ये जो करेज है इससे मैं करूं तो करूं क्या। And last quote we discuss is a man dies in a car crash, an arm lying by itself in the road. So ये एक विविड किस्म की और एक स्टार्क, बहुत ही दुख भरी, तकलीफ दे और बहुत ही ब्लंट किस्म की एक इमेजरी है जो कैप्चर कर रही है एक ट्रेजिक मोमेंट को और वो एम्फसाइज कर रही है फ्रेगमेंटेड नेचर ऑफ लाइफ और अब्रप्ट नेचर ऑफ लाइफ के एक लम्हे एक शख्स जिंदा है और दूसरे लम्हे वो मर गया है। सो एक सडन अनएक्सपेक्टेड अनफोर्सीन और एक इमीडिएट किस्म के जो सर्कमस्टेंसेस हैं और एक डिसजॉइंटेड किस्म की जो नेचर है जिंदगी की प्लानिंग हमने अगले 100 साल की हुई है लेकिन पता हमें अगले लम्हे का भी नहीं है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच।